आज आपके लिए लेके आया हूं महासागर, जिसमें अपन अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, इनकी चर्चा करने वाले हैं। इन महासागरों में क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिलेंगी, किस प्रकार से इनसे प्रश्न बनते हैं, हम सभी की चर्चा अपन आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो बने रहिएगा और एक एक चीज को बड़े ही शानदार और जानदार ढंग से देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा महासागर है कितने, तो ये तो अपन बात कर ही चुके हैं, कौन कौन से ये भी कर चुके हैं। ये वाला महासागर कौन सा है, तो आपका जवाब बनेगा ये वाला महासागर प्रशांत है। प्रशांत के बाद में विश्व का दूसरा जो बड़ा महासागर है, अब वो कौन सा है, तो अपन कहते हैं अटलांटिक या अंध महासागर आता है। इसके बाद में अपन ने चर्चा की ये कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। और ये वाला जो महासागर है, ये महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। कहने का मतलब ये चार महासागर। अब इन चारों में अपन एक एक महासागर की बात करें और सबसे पहले अपन जिस महासागर की चर्चा कर रहे हैं, अब वो महासागर आपका होगा अटलांटिक महासागर। कौन से महासागर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं। तो अटलांटिक महासागर की अपन चर्चा करें तो देखिएगा मित्रों, ये मैंने कहा इधर लिख देता हूं अटलांटिक महासागर। अरे भाई क्या हुआ तेरे को, हाँ अटलांटिक महासागर। साथियों गौर करें, इसी अटलांटिक महासागर को ही अपन क्या करें, इसी अटलांटिक महासागर को अपन लोग करें अंध महासागर। कौन सा महासागर करें भाई साहब, अंध महासागर। अब सीधा सीधा एक प्रश्न को लगभग सभी ने रट्टा मार रखा, क्या है प्रश्न, ये है कि कौन से महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी है। ये किसी से पूछ लो तैयारी करने वाले से, बता देगा कि अटलांटिक महासागर की। लेकिन अगर प्रश्न ये आ गया कि टेलीग्राफिक पठार कहां पर है, प्रश्न आ गया कि विविल थॉम्सन कटक कहां पे है, प्रश्न आ गया राइव ब्रांडी कहां पे है, प्रश्न आ गया कि आपका वाल्सन कटक कहां पे, तब गड़बड़ हो जाएगी। और उसी गड़बड़ को सुधारने के लिए अपन इस क्लास को लेके आए हैं। देखिएगा साथियों, अगर आपसे प्रश्न पूछे सीधा कि अटलांटिक महासागर क्या है, तो आप कहेंगे यह है विश्व का, ये स्थिति आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको नोट कर देता हूं एक बार के लिए, ये जो पूरी की पूरी स्थिति आप देख पा रहे हैं, इसके ये पूरा का पूरा जो महासागर है, ये कौन सा महासागर है भाई साहब, तो अपन कहेंगे ये इधर से लेके यूं यूं पूरा का पूरा ये जो महासागर है, ये कौन सा महासागर है, तो अपन कहेंगे ये वाला महासागर यहां तक जो है, ये कौन सा आ जाता है, तो अपन कहेंगे ये वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। यानी पूरा का पूरा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। इस महासागर को देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे अंग्रेजी का एस अक्षर है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल प्रश्न हो गया। तो पहला पॉइंट तो आप ये बना सकते हैं कि विश्व का दूसरा बड़ा महासागर, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है, तो अपन कहेंगे विश्व का दूसरा बड़ा महासागर आपका अटलांटिक महासागर। और ये विश्व का दूसरा बड़ा यानी लगभग विश्व का 1/6 में क्षेत्रफल है, ये अपने पास रखता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि इसका आकार कैसा है। साथियों गौर करें, इसका जो आकार है, ये आकार कैसा होगा, तो अपना उत्तर बनेगा इस महासागर का जो आकार है, ये अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। अंग्रेजी के कैसा अक्षर जैसा है, तो अपन कहेंगे अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा। ये सीधा प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा आकार कौन से महासागर का है, तो अपना उत्तर बनेगा अटलांटिक या फिर अंध महासागर का है, जो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अब इस महासागर में अपन चर्चा करें कि क्या चीजें हैं, ध्यान देंगे साथियों। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये जो आपको थोड़ा अलग कलर में दिखाई दे रहा होगा, हर महासागर में ही है। जैसे यहाँ पे आप ये वाला भाग देख पा रहे हैं, यहाँ ये वाला भाग है, उसके बाद में इधर हिंद महासागर में ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं, ये वाला भाग है, इधर से आप ये वाला भाग देख पा रहे हैं। ये क्या है, जिस प्रकार से अपने स्थल भाग पर क्या पाए जाते हैं, तो अपन कहेंगे अपने स्थल भाग पर पाए जाते हैं पर्वत और पठार, उसी प्रकार यहाँ पाए जाते हैं क्या, कटक। क्या पाए जाते हैं, कटक। और इन कटकों को ही क्या कहते हैं, इन्हें ही महासागरों के पर्वत पठार कहते हैं। तो याद रखें, विश्व का सबसे लंबा कटक कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा कटक कौन सा है, तो अपना उत्तर आएगा विश्व का सबसे बड़ा कटक है मध्य अटलांटिक कटक। कौन सा कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है, ये विश्व का सबसे लंबा और बड़ा कटक होगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसका विस्तार कहां से कहां, ये बातें भी अपने करेंगे और आगे की बात करें। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर है। इधर से आप देख पा रहे हैं कौन सा दक्षिण अमेरिका आ गया, इधर से उत्तर अमेरिका आ गया, ये यूरोप वाला भाग आ गया, ये ग्रीनलैंड वाला भाग आ गया, ये अफ्रीका वाला। इस महासागर को देखकर एक बात तो अच्छे ढंग से क्लियर होगी क्या, ये महासागर मध्य रेखा पर संकरा है और ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। और इसके बीचों बीच ये जो बना है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये जो आपको इतना इतना भाग इस प्रकार से ये दिखाई जो दे रहा है, इस पूरे के पूरे भाग को क्या कह रहे हैं, तो अपना उत्तर आएगा इस पूरे के पूरे भाग को कहा जा रहा है मध्य अटलांटिक कटक। फिर आपके मन में एक प्रश्न बनेगा कि मध्य अटलांटिक जो कटक है, इस मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण कैसे हुआ। सीधा प्रश्न मैंने यहां पे लिख दिया कि मध्य अटलांटिक कटक, कौन सा कटक लिख दिया, मध्य अटलांटिक कटक। और मध्य अटलांटिक जो कटक है मित्रों, ये विश्व का सबसे बड़ा कटक है। ये क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा, मैं लिख सकता हूं विश्व का सबसे बड़ा व लंबा कटक, विश्व का सबसे बड़ा व लंबा कटक, विश्व का सबसे बड़ा व लंबा कटक। ये कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है, जरा गौर करें। ये उत्तर में आइसलैंड से लेकर, कहां से लेके, उत्तर में आइसलैंड से लेकर, उत्तर में आइसलैंड से लेकर कहां तक है, आइसलैंड से दक्षिण में बावेट द्वीप तक है। उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में कहां तक है, दक्षिण में बावेट द्वीप तक फैला हुआ ये आपका कटक है। फिर प्रश्न बना कि दक्षिण में बावेट द्वीप तक फैला कटक है, बहुत अच्छी बात है। इस कटक का निर्माण ये कैसे हुआ, देखिएगा प्लेटों में गतियां होती हैं। एक तो होती है प्लेटों की अपसारी गति, एक होती है प्लेटों की अभिसारी गति। अपसारी अभिसारी प्लेटों की तीन गतियां होती हैं वैसे तो। प्लेट मतलब समझ रहे हैं, खाने वाली प्लेट नहीं है, यानी महासागर महाद्वीपों की ये जो स्थितियां आज देख रहे हैं अपन, ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं अपने आप के अंदर। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अपन पढ़ते हैं, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में पढ़ते हैं। अब ये जो प्लेटें हैं जब आपस में टकराती हैं, मैंने क्या कहा प्लेट की गतियां होती है, बात लिख रहा हूं, देखिएगा। यानी प्लेट की गतियां होती है तीन प्रकार की, यहां लिख रहा हूं, मिटा दूंगा। एक तो होता है अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है ये प्लेट इधर से आई, ये प्लेट इधर से आई, दोनों प्लेटें टकराई। एक होता है अपसारी, अपसारी का मतलब क्या होगा, अपसारी का मतलब एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है। गौर करना, जब ये मिला हुआ भाग था कोई इधर नहीं जा रहा था, तो मामला शांत था। लेकिन मित्रों जैसे ही ये अलग हुआ और अलग होने के बाद में, मैंने कहा जैसे ही अलग हुआ ये इधर भगने लगा, ये इधर भगने लगा, ये जैसे ही ये भगने लगे वैसे ही इधर नीचे से क्या हुआ, गरम गरम तप्त पदार्थ है, ये नीचे से निकल के आ गया और इसने महासागर में अपना स्थान बना लिया। मैं फिर कह रहा हूं, पहले दोनों प्लेटें मिली हुई थी, लेकिन जैसे ही दोनों अलग हुई तो धरातल के नीचे से, भूगर्भ के नीचे से कुछ गरम गरम तप्त पदार्थ बाहर निकलता है। ये जैसे ही बाहर निकलने लगा, अब एक तरफ तो ये बाहर निकल रहा था, एक तरफ जल राशि उस जगह आने की कोशिश कर रही थी और ये बाहर निकलता रहा, जल राशि आती रही, बाहर निकलता रहा, जल राशि आती रही। जल राशि के आने से तो वहां पर क्या बन गया, जल राशि के आने पर तो वहां अंध महासागर बन गया। जबकि उस गरम गरम तप्त
आने से वहां पर कटक बन गया और इस कटक को नाम देते हैं मध्य अटलांटिक कटक। क्या कहते हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे कि पहले ये वाला जो भाग था, ये वाला जो भाग था, पहले ये वाला भाग ये साथ मिले हुए थे, लेकिन फिर ये दोनों प्लेटें अलग हुई, ये प्लेट इधर जाने लगी, ये प्लेट इधर जाने लगी, तो अंदर से क्या हुआ, गर्म तप्त पदार्थ निकला, इसके चारों तरफ से जल ने आके अतिक्रमण किया, और कहने का मतलब यहां कटक का निर्माण हो गया, जिसे अपन क्या कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे अपन मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। तो एक बात आप यहां स्पेशल नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, इस कटक का निर्माण, इसका निर्माण, इस कटक का निर्माण किसके कारण हुआ है, प्लेटों की अपसारी गति के कारण हुआ है। तो मित्रों गौर करेंगे, आप लिख सकते हैं इसका जो निर्माण है, ये निर्माण कैसे हुआ, तो अपन कहेंगे प्लेटों की अपसारी गति के कारण। प्लेटों की कौन सी गति के कारण, अपसारी गति के कारण। फिर आपके मन में प्रश्न बना कि अपसारी गति कौन सी होती है, एक प्लेट का इधर जाना, एक प्लेट का इधर जाना, ये अपसारी गति होती है। ये प्लेट इधर आ रही थी, ये इधर आ रही थी, ये प्लेट इधर आ रही थी, ये प्लेट इधर जा रही थी, ये प्लेट इधर जा रही थी, और बीच में महासागर में एक बड़ा सारा कटक निकल के आ गया, जिसे अपन क्या कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अब ये मध्य अटलांटिक कटक तो है, लेकिन इस कटक के अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जैसे बात करते हैं, इस कटक के ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, डॉल्फिन कटक कहेंगे। इस कटक के नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, चैलेंजर कटक कहेंगे। क्या कहेंगे, चैलेंजर कटक कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं अलग से कि इस कटक के उत्तर वाले भाग को क्या नाम दिया जाएगा, तो आप कहेंगे डॉल्फिन कटक। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसके दो भाग कर लिए, अब मैं कहूं कि ये वाला भाग क्या कहलाएगा, तो आपका उत्तर बनेगा इस वाले भाग को कहेंगे डॉल्फिन कटक। क्या कहेंगे, डॉल्फिन कटक। ये डॉल्फिन कटक है, तो नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, चैलेंजर कटक। नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, चैलेंजर कटक। मध्य अटलांटिक कटक के उत्तर वाले भाग को कहते हैं डॉल्फिन कटक, और मध्य अटलांटिक कटक के दक्षिण वाले भाग को कहते हैं चैलेंजर कटक। इसके बाद में मित्रों अगला प्रश्न बना कि ठीक ग्रीनलैंड के नीचे, ठीक ग्रीनलैंड के नीचे ये वाला जो भाग होगा, इसे कहेंगे टेलीग्राफिक पट्टा। क्या कहेंगे, इसे नाम दिया जाएगा टेलीग्राफिक पट्टा। क्या नाम दिया जाएगा, टेलीग्राफिक पट्टा। प्रश्न है टेलीग्राफिक पठार किसका भाग है, अपन कहेंगे टेलीग्राफिक पठार मध्य अटलांटिक कटक का ही हिस्सा है, लेकिन ये आपका ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे है। जबकि ग्रीनलैंड और जो अपना आइसलैंड है, इसके बीच वाला जो भाग है, इसे नाम दिया जाता है विविल टॉमसन कटक। क्या नाम देंगे, विविल टॉमसन कटक। विविल टॉमसन कटक नाम देंगे। क्या नाम देंगे भाई साहब, विविल टॉमसन कटक। अच्छा बोल करना, ये है विविल टॉमसन कटक, और एक यहां पे अफ्रीका के पास आता है, जिसे अपन नाम दे सकते हैं वालविस कटक। क्या नाम दे सकते हैं भाई साहब, वालविस कटक नाम दे सकते हैं। वालविस कटक कहां का है, तो याद रखेंगे वालविस जो कटक है, ये आपका आ जाएगा कहां पे, ये अफ्रीका के पास आ जाएगा। अफ्रीका की तरफ जो भाग है दक्षिण में, इस भाग को क्या नाम देते हैं, इसे वालविस कटक के नाम से जाना जाता है। ये टेलीग्राफिक पठार इसी का हिस्सा है, विविल टॉमसन कटक इसी का हिस्सा है, ये इसी का हिस्सा है। अब जरा गौर करेंगे, एक वाला भाग इधर की तरफ निकला हुआ है ये, और एक वाला भाग आपका इधर की तरफ आएगा। इन दोनों के अलग अलग नाम आते हैं, सिएरा लियोन उभार और पारा उभार। और कौन से उभार है, सिएरा लियोन उभार। मैं लिख सकता हूं यहां पे, जो अफ्रीका की तरफ है उसका नाम है सिएरा लियोन उभार, सिएरा लियोन उभार, या फिर कटक कह सकते हैं। और इधर जो है इसे कहते हैं पारा उभार। कौन सा उभार कहते हैं, पारा कटक या पारा उभार। एक ही बात है, चाहे पारा कटक कह दो और चाहे पारा उभार कह दो। एक आपका दक्षिण अमेरिका की ओर वाला जो भाग कटक फैला हुआ है, इसे कहते हैं रियो ग्रांडी उभार। क्या कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहां पे रियो ग्रांडी कटक, रियो ग्रांडी कटक। ये है दक्षिण अमेरिका की ओर निकला हुआ भाग, जिसे रियो ग्रांडी कटक कह रहे हैं। सिएरा लियोन हो गया। देखिएगा डॉल्फिन क्या है, आप एक एक चीजों को लिखेंगे फिर। डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन मध्य अटलांटिक कटक का उत्तर वाला भाग है। डॉल्फिन क्या है, मध्य अटलांटिक कटक का उत्तर वाला भाग है। चैलेंजर कटक क्या है, मध्य अटलांटिक कटक का दक्षिण वाला भाग है। टेलीग्राफिक पठार क्या है, ये ग्रीनलैंड जो देख रहे हैं आप इसके नीचे है। इसको एक मेरा जस्ट लिख लेते हैं ना, तो लिख लेते हैं अलग से, हम एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले लिखिएगा डॉल्फिन कटक, डॉल्फिन कटक, डॉल्फिन कटक मध्य अटलांटिक कटक का उत्तरी भाग। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे चैलेंजर कटक। इसमें आप लिख सकते हैं मध्य अटलांटिक कटक का दक्षिण भाग, यह है चैलेंजर कटक। इसके बाद में आप लिख सकते हैं टेलीग्राफिक पठार, टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार में तो आप लिख सकते हैं क्या है, ग्रीनलैंड के नीचे, ग्रीनलैंड के नीचे विस्तृत, यानी ग्रीनलैंड के नीचे जो फैला हुआ है वो है टेलीग्राफिक पठार। ठीक है, टेलीग्राफिक पठार के बाद में नेक्स्ट आप लिख सकते हैं विविल टॉमसन, विविल टॉमसन, विविल टॉमसन कटक। इसमें आप लिखें ग्रीनलैंड व आइसलैंड के मध्य, ग्रीनलैंड व आइसलैंड के मध्य, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य जो है वो आपका कौन सा आ जाएगा, विविल टॉमसन कटक आ जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं पारा उभार, न्यू फाउंडलैंड हो रहे थे, न्यू फाउंडलैंड उभार, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है उसी के पास। साथ साथ मैं बता ही देता हूं, ये वाला जो उभार है इसे कहते हैं न्यू फाउंडलैंड उभार। इसे क्या नाम देंगे, न्यू फाउंडलैंड उभार। ठीक है, हाँ के पास। उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट नीचे पारा उभार, भूमध्य रेखा के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है भूमध्य रेखा के उत्तर पश्चिम में पारा उभार है, तो सिएरा लियोन उभार, सिएरा लियोन भूमध्य रेखा के उत्तर पूर्व में। उसके बाद में आप लिख सकते हैं नेक्स्ट, एक मिनट, ये वालविस कटक, वालविस कटक अफ्रीका की ओर दक्षिण में। उसके बाद लिख सकते हैं रायो ग्रांडी कटक, थोड़ा सा इसकी साइज कम कर लेते हैं,
ग्रांडी उभार। रायो ग्रांडी उभार या कटक जिसे अपन कहते हैं, उभार या कटक, ये है दक्षिण अमेरिका की ओर। तो ये बात थी अपने किसकी, मध्य अटलांटिक कटक की, कि यह विश्व का क्या सबसे लंबा कटक, अपन ने एक चर्चा की। निर्माण इसका कौन सी गति से, औपचारिक गति से। इसे क्या कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लंबा कटक है, उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में कहां तक फैला हुआ, बहुत टिक तक फैला हुआ है। अब फिर आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि यह उत्तर के अंदर वहां से लेके और दक्षिण में बावेट द्वीप तक लगभग कितना फैला हुआ है। तो मित्रों याद रखेंगे ये लगभग 14,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 14,400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लंबा कटक है, बड़ा कटक है, बस इतना याद रखना है। कटक के नाम याद रखिएगा, फिर से रिपीट करा रहा हूं, प्रश्न आ सकता है पेपर के अंदर, फिर मैं कहना बताया नहीं। पूरे कटक को मध्य अटलांटिक, ऊपर वाले को डोल्फिन, दक्षिण वाले को चैलेंजर, ये सिएरा लियोन हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, पारा उभार या पारा कटक हो गया, ये वाल्विस कटक हो गया, ये वाला रियो ग्रांडी हो गया, ये चैलेंजर कुदरी, ये टेलीग्राफिक पठार है, वो विविल थॉमसन कटक है। तो ये था मध्य अटलांटिक कटक। अब मध्य अटलांटिक कटक एक बार नोट कर सकते हैं आप, फिर अपन आगे चलेंगे और इसकी और बातें भी अपन करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ भैया चले। अब बात आती है कि अपने इस महासागर के सीमांत सागर कौन कौन से हैं, अपने इस महासागर के सीमांत सागर हैं वो कौन कौन से हैं। साथियों गौर करें, इस पूरे के पूरे पन्नियों पे हैं, ये बड़ा तो नहीं हो सकता, हाँ जी। अब देखिए आपने बात करें, ये आप देख पा रहे हैं महासागर अटलांटिक, इस अटलांटिक महासागर में इसके जो सीमांत सागर हैं इनकी चर्चा करें। नंबर एक पे यहां पे आता है कैरेबियन सागर, कौन सा सागर आता है, कैरेबियन। यहां पे आती है मैक्सिको की खाड़ी, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, मुख्य मुख्य खाड़ियों की बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद यहां पे आपका आ जाता है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी के बाद में यहां आ जाती है बेपिन की खाड़ी, यहां आ जाता है आपका लेब्रेडोर सागर। इसके बाद फिर अपन आगे इधर बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं, कोई विशेष बात नहीं आती। इधर बढ़ते हैं तो यहां पे आ जाती है गिन्नी की खाड़ी, कौन सी खाड़ी आ जाती है, गिन्नी की खाड़ी। ये आपका पूरा का पूरा आ जाता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद में ये आ जाता है आपका बोथानिया की खाड़ी, इसे अपन पूरे के पूरे को कहते हैं बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के बाद में ये आ जाता है आपका उत्तरी सागर, ये आ जाता है नॉर्वेजियन सागर, ये आ जाता है ग्रीनलैंड सागर, कौन सा सागर, ग्रीनलैंड सागर आ जाता है, ये नॉर्वेजियन सागर आ जाता है। उसके बाद में आपका इंग्लिश चैनल इधर से आ जाता है, इधर वाला भाग इंग्लिश चैनल का है। ये यहां पर बिस्के की खाड़ी आ जाती है, किसकी खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। ये इसके मोटा मोटी सीमांत सागर है। यहां गौर करना, मैं जो बात लिख रहा हूं उसके ऊपर प्रश्न आ सकता है। मैंने यहां पे लिखा है सीमांत सागर, क्या लिखा है मैंने यहां पे, कि अटलांटिक महासागर के कौन कौन से सीमांत सागर हैं। तो सीमांत सागरों में साथियों गौर करना, अब कौन कौन से, यहां मैं बात करता हूं कौन सी खाड़ी होगी, तो भाई साहब आप कहेंगे ये होगी गिन्नी की खाड़ी। ये कौन से महासागर का हिस्सा है, तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं पेपर में। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भूमध्य सागर किसका हिस्सा है, अपन कहेंगे भूमध्य सागर भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। भूमध्य सागर के बाद आप यहां एक सागर को लिख सकते हैं काला सागर, ये भी किसका हिस्सा है, आपके अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। उसके बाद में आगे लिख सकते हैं आप बाल्टिक सागर, कौन सा सागर, बाल्टिक सागर किसका हिस्सा है, तो अपन कह सकते हैं ये भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। उसके बाद आप लिख सकते हैं बोथानिया की खाड़ी, कौन सी खाड़ी भाई साहब, बोथानिया की खाड़ी, ये भी किसका हिस्सा है, ये भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। उसके बाद आप लिख सकते हैं नॉर्वेजियन सागर, कौन सा सागर, नॉर्वेजियन सागर, ये भी किसका हिस्सा है, तो अपन कहेंगे नॉर्वेजियन सागर है, ये भी आपका इसी का हिस्सा है, बोले तो अटलांटिक का, ठीक बात है। उसके बाद फिर आगे चले तो यहां पे आता है बिस्के की खाड़ी, यानी फ्रांस के जस्ट नीचे, फ्रांस के जस्ट नीचे आती है जिसका नाम आता है बिस्के की खाड़ी, ये भी किसका हिस्सा है, ये भी इसी अटलांटिक का हिस्सा है। उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं तो इंग्लिश चैनल आता है, कौन सा आता है, इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल भी किसका हिस्सा है, तो मित्रों गौर करेंगे इंग्लिश चैनल भी इसी का हिस्सा है। फिर आगे बात करेंगे इंग्लिश चैनल के बाद में अपन नॉर्थ सी, नॉर्थ सी का मतलब उत्तरी सागर किसका हिस्सा है, ये भी इसी का ही हिस्सा है, उत्तरी सागर भी किसका है, इसी अटलांटिक का ही है। इसके बाद फिर बात करते हैं बेफिन की खाड़ी, कौन सी खाड़ी भाई साहब, बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, ये भी किसका हिस्सा है, ये भी अपने इसी का हिस्सा है। उसके बाद फिर बात करते हैं अपने, ये है लेब्रेडोर सागर, कौन सा सागर है, लेब्रेडोर सागर, लेब्रेडोर सागर, लेब्रेडोर सागर अटलांटिक महासागर का ही भाग है। उसके बाद में यहां पे आता है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, ये भी अटलांटिक महासागर का ही भाग है। उसके बाद में फिर आता है मैक्सिको की खाड़ी, इधर लिख देता हूं मैं, मैक्सिको की खाड़ी इधर लिख देता हूं, मैक्सिको की खाड़ी, ये भी किसका भाग है, तो अपना उत्तर आएगा मैक्सिको की खाड़ी, ये भी आपका हिस्सा आ जाता है अटलांटिक महासागर का। मैक्सिको की खाड़ी के बाद में अपना नेक्स्ट आ जाएगा हडसन की खाड़ी, ये भी किसका हिस्सा है, ये भी अपने अटलांटिक का ही हिस्सा है, कौन सी खाड़ी, हडसन की खाड़ी। तो मोटा मोटी इतने सागर खाड़ी तो आपको याद होने ही होने चाहिए, अटलांटिक के याद करने पड़ेंगे, वैसा कोई उपाय नहीं अपने पास, याद रखें। कैरेबियन इधर से चलो, गिन्नी की खाड़ी अटलांटिक का, भूमध्य सागर अटलांटिक का, काला सागर अटलांटिक का, बाल्टिक अटलांटिक का, बोथानिया की खाड़ी अटलांटिक का, नॉर्वेजियन सागर अटलांटिक का, अभी तो एड्रियाटिक सागर वगैरह छोटे मोटे और भी हैं, नॉर्वेजियन सागर अटलांटिक का, उत्तरी सागर अटलांटिक का, इंग्लिश चैनल अटलांटिक का, बिस्के की खाड़ी अटलांटिक की है, कैरेबियन सागर किसका है, अटलांटिक का, मैक्सिको की खाड़ी किसकी है, अटलांटिक की, हडसन की खाड़ी किसकी है, अटलांटिक की है, और मित्रों बेफिन की खाड़ी भी किसकी है, अटलांटिक। ये लगभग, यानी आप यूं मान लीजिएगा, आपसे अगर प्रश्न आ जाए तो लगभग इसके जो सीमांत सागर हैं ये सारे के सारे किधर हैं, तो आप कहेंगे उत्तर के अंदर है। अब यहाँ पे स्कोशिया सागर आ रहा है, अब ये स्कोशिया, स्कोशिया, ये स्कोशिया सागर किधर है, ये आपका नीचे की ओर है, स्कोशिया सागर, ये किधर है भाई साहब, ये नीचे की ओर है, कहने का मतलब दक्षिण में है। बाकी लगभग इसके जो सागर हैं ये उत्तर अटलांटिक के ही हिस्से आपके आ जाते हैं, किसके हिस्से आ जाते हैं, उत्तर अटलांटिक के हिस्से आ जाते हैं। वो एक अलग बात है कि नीचे वाले को अपन क्या कह देते हैं, दक्षिण अटलांटिक महासागर के नाम से अपन जान जाते हैं। तो यहाँ देखते चलिएगा, बराबर से एक बार नोट कर सकते हैं आप इनको, अपने पास मैप जरूरी होना चाहिए। मैक्सिको की खाड़ी है, हाँ, एक फंडी की खाड़ी मिलती है ना, इधर कहीं ना कहीं आएगी, फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी इधर से आप लिख सकते हैं फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, ये भी इसी का भाग है। मैक्सिको की खाड़ी होगी, हडसन की खाड़ी होगी, लेब्रेडोर सागर की अपन ने बात कर ली, नॉर्वेजियन सागर की बात कर ली, एक आयरिश सागर उड़ा जाता है, मैं इधर लिख देता हूं आयरिश सागर, ये भी आपका इसी का ही भाग है, आयरिश सागर, ये भी किसका भाग है, इसी अटलांटिक महासागर का भाग है, इधर से आ जाएगा आयरलैंड की तरफ से, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे चले तो अपने पास आ गया आपका भूमध्य सागर है, बिस्के की खाड़ी है, एक एड्रियाटिक सागर लिख लीजिएगा, एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर,
एड्रियाटिक सागर, ठीक है। तो ये होगी बात एड्रियाटिक सागर की, ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा किसकी कर ली, अपन ने चर्चा कर ली भाई साहब किसकी, बोलो तो अपन ने चर्चा कर ली अपने, बोलो किसकी कर ली चर्चा, अपन ने चर्चा कर ली अटलांटिक महासागर की, किसकी कर ली, अटलांटिक महासागर की अपन ने चर्चा कर ली। अब एक मिनट अपन क्या कर लेते हैं, कोट करना है में से, हाँ ये तो अपन ने बातें कर ली किसकी, तो अपन कहेंगे अपन ने इस पीछे वाली स्लाइड में बातें की हैं किस चीज की, इन सागरों की। अब सागरों के बाद में इस महाद्वीप सॉरी आपके इस महासागर के अंदर कौन कौन से द्वीप हैं, इनकी भी अपन लोग चर्चा करने वाले हैं, देखते चलिए। अब यहाँ द्वीप कौन कौन से होंगे, कौन सा द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है, ये भी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इस महासागर के अंदर कौन कौन से आपके द्वीप आएंगे, ठीक है। अब जरा गौर करते चलेंगे कौन कौन से मुख्य मुख्य द्वीप हैं, इनके अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक पे यहाँ पे आता है जिसका नाम आता है क्या, बताओ, नाम आपने पढ़ा है फॉकलैंड की धारा, नाम सुना है, तो फॉकलैंड द्वीप यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा द्वीप आ जाएगा, तो आप कहेंगे फॉकलैंड, फॉकलैंड ये जगह किधर बना है, हाँ ऐसे फॉकलैंड व फॉकलैंड व स्पेनले द्वीप, ठीक है। मुख्य मुख्य द्वीपों की चर्चा करें अपन। इसके बाद में जैसे आगे जाएंगे अपन, तो आगे जाएंगे, इधर कोई द्वीप नहीं है, सेंट हेलेना है एंड ट्रिसन डे चुना, कोई खास बात नहीं, यूके का द्वीप है। ये यहाँ पे याद रखेंगे बावेट द्वीप, कौन सा द्वीप, बावेट द्वीप, बावेट द्वीप। अभी अपन ने चर्चा की थी कि बावेट द्वीप तक इसका विस्तार है, मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार है। कहां तक मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार, बावेट द्वीप तक है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई खास बात नहीं आ रही है। अब सीधा आपको कहां पे चलना है, इधर आप चल सकते हैं, ये आता है अजोर्स द्वीप, क्या आता है, अजोर्स द्वीप आता है, तो यहां इधर लिख देता हूं मैं अजोर्स द्वीप, अजोर्स द्वीप, ये भी आपका इसी महासागर का हिस्सा है। अजोर्स द्वीप के बाद में फिर आगे चलेंगे अपने, तो ये पूरा का पूरा जो द्वीप बना इसे कहते हैं कैरेबियन द्वीप, क्या कहते हैं, यानी पूरे के पूरे द्वीपों को कैरेबियन द्वीप कहते हैं, या अपन कह सकते हैं पश्चिम द्वीप समूह, क्या कह सकते हैं इनको अपन पश्चिम द्वीप समूह भी कह सकते हैं, इनको अपन कैरेबियन द्वीप समूह भी कह सकते हैं, यानी एक साथ यहां अगर अपन लिख दें तो इनको कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, पश्चिम द्वीप समूह। हाँ एक रह गया, यहां पे एक सागर हो रहा था जिसका नाम आता सारगेसो सागर, ये कौन का सागर था, रह गया पीछे, सारगेसो सागर, ये भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे इन्हें कहते हैं पश्चिम द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज, आपने नाम सुना है बहुत बार, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, तो भाई साहब वेस्ट इंडीज कोई देश थोड़ी है, वेस्ट इंडीज द्वीपों का एक समूह है, और इस द्वीपों के समूह में अपन कह सकते हैं जैसे कि यहाँ इन द्वीपों के समूह में क्यूबा भी महत्वपूर्ण द्वीप है, इन द्वीपों के समूह में जमैका भी महत्वपूर्ण द्वीप है, इन द्वीपों के समूह में आपका हेती भी महत्वपूर्ण द्वीप है, इन द्वीपों के समूह में डोमिनियन रिपब्लिक भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है। फिर आगे चलते हैं, तो ये आता है बरमूडा, कौन सा, बरमूडा, ये देखिएगा यहाँ बहामास भी आता है, उसके बाद में अपन लिख सकते हैं इन पश्चिमी द्वीप समूह में बहामास भी शामिल होता है। अब इन सबके बाद में, इन सबके बाद में इधर यहाँ पे आता है बरमूडा द्वीप, कौन सा द्वीप आता है, बरमूडा द्वीप। साथियों एक विशेष प्रश्न है कि बरमूडा ट्रायंगल कहां है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक में है, लेकिन ये है कहां, उत्तर अटलांटिक में है या दक्षिण अटलांटिक में है, तो आपका उत्तर बनेगा ये भाई साहब उत्तर अटलांटिक में है। ये कहां पर है, उत्तर अटलांटिक में, रहस्यमय है, इसके लिए अभी तक भी शोध वगैरह चल रहे हैं, तो याद रखेंगे ये रहस्यमय डाटा याद रखेंगे आप, कहां पे बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा द्वीप, तो बन गए उत्तर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहां पे एक आता है जिसका नाम आता है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, कौन सा फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, इधर मैं लिख देता हूं, ये आ गया भाई साहब, इसे अपन कहते हैं न्यू फाउंडलैंड। कहां है न्यू फाउंडलैंड, तो अपन कहेंगे ये उत्तर जो अमेरिका है उसके उत्तर पूर्वी भाग की तरफ क्या है, न्यू फाउंडलैंड है। उसके बाद में बात करते हैं अपन, एक ये द्वीप आ जाता है, इस द्वीप का नाम आता है आइसलैंड, क्या नाम आता है, इस द्वीप का नाम आता है आइसलैंड, और उसके बाद में एक ये द्वीप आप जानते हैं इसे कहते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद में बात करें इसे कहते हैं बेफिन द्वीप, ये कौन सा द्वीप है, ये है भाई साहब बेफिन द्वीप, ठीक है। ये मोटा मोटी इस महासागर के द्वीप हैं, कौन कौन से हैं, इधर से चले फॉकलैंड और स्टेनले द्वीप है, इधर से बावेट द्वीप है, इधर से बात करते हैं तो आपका बरमूडा है, पश्चिम द्वीप समूह है, क्यूबा है, जमैका है, हेती है, हवाना है, बहामास है, न्यू फाउंडलैंड है, अजोर्स द्वीप है, ये अजोर्स द्वीप याद रखिएगा, ये बंदरगाह के रूप में भी काम कर रहा है। उसके बाद में आगे बात किया आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, उधर से आपका बेफिन द्वीप। अब इन द्वीपों के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे द्वीप हैं, और द्वीपों की भी अपन लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पर और आपके द्वीप हैं, वो आ जाएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण द्वीपों की बात करेंगे अपन, कौन कौन से, ठीक है। हाँ चले, ये यहाँ पे ट्रिनिडाड द्वीप है, ट्रिनिडाड, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप आ जाएंगे वैसे तो। हाँ एक बार इनको देखिएगा, फिर मैं आपको कुछ चीजें और लिखवाता हूं। हाँ जी चलें आगे चलते। अब आप नया पेज क्रिएट करेंगे और इसके ऊपर द्वीपों की स्थिति लिखेंगे, जैसे अभी मैंने बताया अजोर्स द्वीप है, इसके ऊपर अधिकार किसका है, पुर्तगाल का, ये पुर्तगाल का है। इसी प्रकार आप यहां लिख सकते हैं केरी द्वीप डेनमार्क का है, केरी द्वीप किसका है, ये डेनमार्क का आ जाएगा। केरी द्वीप के डेनमार्क के बाद में आप यहां लिख सकते हैं मेदिना द्वीप, मेदिना द्वीप, ये यहां पुर्तगाल का आ जाएगा। मेदिना द्वीप के बाद में आप कैनरी द्वीप, कैनरी द्वीप ये आपका कैनरी द्वीप, ये आपका स्पेन के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। कैनरी द्वीप के बाद में आप पिस्टोन दा कुन्हा, पिस्टोन दा कुन्हा, ये यूएसए के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। पिस्टन दो कुन्हा के बाद में आप लिख सकते हैं मार्टिन द्वीप, ये सेंट हेलेना में पड़ता है। उसके बाद में आप लिख सकते हैं ग्रीनलैंड, ये राजनीतिक रूप से तो यूरोप का हिस्सा है और भौगोलिक रूप से अमेरिका का, भौगोलिक रूप से अमेरिका का हिस्सा, ठीक है।
उसके बाद में आगे और भी जैसे इफेक्ट है वो लिखने अपने को, तो लिख के जाइएगा साथ साथ। लॉन्ग द्वीप, लॉन्ग द्वीप है, ये न्यूयॉर्क के पास है, यूएसए का इसके ऊपर अधिकार क्षेत्र है। उसके बाद में न्यू फाउंडलैंड द्वीप, अभी अपन ने पढ़ा था, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, यहां ग्रीनलैंड जो है, इस ग्रीनलैंड का इसके ऊपर अधिकार है। इसके बाद में आप लिख सकते हैं बरमुडा द्वीप है, बावेट द्वीप जो नीचे था नार्वे का था, बावेट द्वीप वो किसका आता है, नार्वे का आता है। उसके अलावा और भी द्वीप तो बहुत सारे हैं, बेजोस द्वीप गिनी का है, सेंट हेलेना यूके का है, सेंट जॉर्ज यूके का है, फॉकलैंड है ये यूके का है, और यूके और अर्जेंटीना के मध्य विवादित द्वीप है ना, फॉकलैंड, फॉकलैंड अभी एक मिनट पीछे देखिएगा, ये जो मैंने फॉकलैंड लिखा है इसमें आप लिख सकते हैं यूके व अर्जेंटीना के मध्य विवादित, यूके व अर्जेंटीना के मध्य विवादित द्वीप, ठीक है। उसके बाद में और भी द्वीप है जैसे भूमध्य सागर के अंदर है, सिसिली है, लिपारी है, इटली के अधिकार क्षेत्र में, इधर सिसिली लिपारी, सिसिली है, लिपारी है, ये इटली के अधिकार क्षेत्र में, सिसिली और लिपारी किसके अधिकार क्षेत्र में, ये इटली के अधिकार क्षेत्र में आपके द्वीप आ जाते हैं। तो ये ही महत्वपूर्ण द्वीप है। सेंट हेलेना है, सेंट जॉर्ज है, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना है, सेंट जॉर्ज द्वीप है ना, तो इनको आप लिखिए फटाफट से लिखिएगा इनको, ठीक है। ये दोनों यूके के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यूके के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद अपन आगे और जो अपने महासागर वगैरह हैं इनके ऊपर लोग चर्चा करें, ठीक है। हाँ जी, फटाफट से लिख लीजिएगा भाई साहब। अब लिखिएगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर मध्य रेखा पर, मध्य रेखा पर संकरा व ध्रुवों की तरफ चौड़ा होता जा रहा है, चौड़ा होता है। यह प्लेटों की अपसारी गति का परिणाम है। इस महासागर के गत प्यूर्टो रिको, नरेशगढ़, रोमांस गर्त, नरेश गर्त है, रोमांस गर्त है, प्यूर्टो गर्त है, उसके साथ साथ और भी यहाँ गर्त हैं जैसे कि अपन बात करें बाल्टीविडिया है, चुग है, बुचानन है, बाल्टीविडिया है, बाल्टीविडिया गर्त है, चुग गर्त है, चुग गर्त है, बुचानन गर्त है, चुग गर्त के बाद में कौन सा, बुचानन गर्त। कुल मिलाकर कह सकते हैं ये इस महासागर के गर्त हैं, प्यूर्टो गर्त, नरेश गर्त, रोमांस गर्त, बाल्टीविडिया गर्त, चुग गर्त और बुचानन गर्त है, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं याद रखनी है। और यहाँ भी आप याद रखेंगे रोमांस गर्त मध्य रेखा पर कटक को दो भागों में बांटता है, यानी इसकी जो स्थिति है ये मध्य रेखा के बिल्कुल पास के अंदर है। लेकिन इस महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो है प्यूर्टो, ये क्या है, इसका सबसे गहरा गर्त है, इसका किसका, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त आपका यही है। ये थी बातें कौन से महासागर की, अटलांटिक महासागर की। अब अटलांटिक महासागर के बारे में तो अपन लोग चर्चा करने वाले हैं किसकी, प्रशांत महासागर की। और प्रशांत महासागर के अंदर अपन क्या क्या बातें करेंगे ये तो देखेंगे, अपन लिखेंगे तब पता चलेगा कि क्या क्या बातें इसके अंदर होने वाली हैं। हाँ, एक बार इतनी चीजों का लीजिएगा। चलो प्रशांत और हिंद महासागर है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक करने वाले। फिर अपन हिंद महासागर में देखेंगे कि कौन से घटक हैं और कौन से द्वीप हैं, कौन से द्वीप पर कौन से देश का अधिकार है, विवादित है, सभी की चर्चा इस क्लास में होने वाली रहेगी। तो कॉपी पेन बिल्कुल आपके हाथ में होगा और नोट्स साथ साथ बनाते जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो एग्जाम आपका आराम से मिल जाएगा, चिंता करने वाली बात है। देखिएगा अब पढ़ रहे हैं प्रशांत महासागर, यानी कौन से महासागर की चर्चा करें, प्रशांत महासागर की आज की क्लास में चर्चा करने वाले मित्रों। तो प्रशांत महासागर के बारे में क्या क्या समझ सकते हैं देख लेते हैं। नंबर एक आपको याद रखना है कि यह महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। देखिएगा प्रशांत महासागर से पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलो बड़ा तो मान लिया आपने, लेकिन साथ में एक बात और याद रखना, यह सबसे गहरा महासागर भी है, बड़ा ही नहीं सबसे गहरा भी है, गहरा महासागर, इसीलिए तो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब ये सबसे बड़ा महासागर विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को ये कवर करता है, यानी विश्व का जो टोटल एरिया है उसका लगभग 1/3, कितना 1/3, यानी सबसे बड़ा तो है ये, विश्व का 1/3 क्षेत्रफल है, ये अपने पास रखता है, ठीक बात है। उसके बाद याद रखेंगे इस महासागर की जो आकृति है वो कैसी है। आकृति की बात की जाए तो अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसी, अंग्रेजी के कौन से अक्षर जैसी, अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसी, ओ अक्षर जैसी एवं अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसी एवं आपने त्रिभुजाकार है। अगर वैसे पूछा जाए तो त्रिभुजाकार है, और अगर सामान्य रूप से पूछा जाए तो आप कहें अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसा, ये प्रशांत महासागर है, सबसे पुराना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये अवशेष किसका है, तो प्राचीन समय में एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम आता है पेंथालासा, और उस पेंथालासा का ही बचा हुआ भाग जो है ये वर्तमान के अंदर कौन सा है, तो अपन कहेंगे उसी पेंथालासा का वर्तमान के अंदर जो बचा हुआ भाग है ना वो कौन सा है, वो आपका ये महासागर है जिसे अपन कहते हैं प्रशांत महासागर। अब बात ये आती है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ क्या है, तो प्रशांत महासागर के इस तरफ अपन देखते हैं कौन सा अमेरिका आ गया भाई साहब, दक्षिण अमेरिका। प्रशांत महासागर के इस तरफ अपन देखते हैं कौन सा अमेरिका आ गया, उत्तर अमेरिका आ गया। उसके बाद इधर देखते हैं अपन
तो कौन सा आ गया, एशिया आ गया। इधर हम देखते हैं तो मित्रों कौन सा आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। ठीक है, कुल मिला के याद रखना है ये तीन चार स्थितियां आ गई, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। अब बात करते हैं कि प्रशांत महासागर के जस्ट ऊपर की ओर, यानी इधर एक महासागर आता है और इस महासागर का मित्रों नाम आता है, क्या नाम आता है, इसका नाम आता है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर नाम आता है, आर्कटिक महासागर नाम। तो इस आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में यहाँ पे एक जल संधि आती है, अलग से चर्चा करेंगे जल संधि की। और इस जल संधि को अपन लोग कहते हैं बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि कहते हैं, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि का मतलब क्या है, बेरिंग जल संधि का मतलब ये है, याद रखेंगे कि ये कौन से तो दो महाद्वीपों को अलग करेगी, ये उत्तर अमेरिका और एशिया के बीच में आ रही, लेकिन कौन सी दो जल राशियों को जोड़ने का काम कर रही है, संधि जल संधि जल राशियों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है भाई साहब आर्कटिक महासागर को, किससे, तो अपना उत्तर आएगा प्रशांत महासागर से। आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ने का काम करती है, प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। अगली बात आती है, क्या इस महासागर में कोई कटक है क्या, तो अपना उत्तर आएगा इस महासागर के अंदर कटक है, ये कोई मध्यवर्ती कटक नहीं है। इस महासागर में मध्यवर्ती कटक नहीं। अब मध्यवर्ती कटक नहीं है, इसका मतलब जैसा कटक है, अब जैसा भी है वो आपको बता दें। यानी इस महासागर में जैसे जैसे अपन अटलांटिक महासागर में बढ़ के आए थे, एक बड़ा विस्तृत लंबा कटक था जिसे नाम दिया गया था मध्य अटलांटिक कटक, उत्तर में जिसे डॉल्फिन गुहा नाम दिया गया, दक्षिण में जिसे चैलेंजर कटक नाम दिया गया, उसी प्रकार से क्या यहाँ भी कोई कटक है क्या, जी हाँ, यहाँ भी कटक है और इस कटक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जरा करें, यहाँ कटक है, अब न्यूजीलैंड के पास कटक होगा तो इसे नाम दे दिया जाएगा न्यूजीलैंड गुहा। क्या नाम दिया जाएगा, न्यूजीलैंड गुहा। यहीं पे आ जाता है क्वींसलैंड कटक। कौन सा कटक आ जाता है, क्वींसलैंड कटक। यहीं पे आपका आ जाता है अल्बट्रास का पठार। कौन सा, अल्बट्रास का पठार। तो ये कटक है, इसके अंदर कोई विशेष कटक नहीं है, चित्रे हुए कटक है, या फिर नहीं चित्री हुई महासागरीय पहाड़ियां हैं। किसमें, तो अपना उत्तर आएगा प्रशांत महासागर। वो चित्री हुई पहाड़ियां हैं कौन कौन सी, तो साथ में देखते हैं क्या वो चित्री हुई पहाड़ियां कौन कौन सी। नंबर 1 पे आप लिख सकते हैं इसके अंदर न्यूजीलैंड कटक। कौन सा कटक लिख सकते हैं भाई साहब, आप लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, न्यूजीलैंड कटक। न्यूजीलैंड कटक के बाद में दूसरा कटक आप लिख सकते हैं जिसका नाम है क्वींसलैंड कटक। क्या नाम है, क्वींसलैंड कटक, क्वींसलैंड कटक। इसके बाद में क्या लिख सकते हैं आप, ये है अल्बट्रास का पठार। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जैसे हमने टेलीग्राफी पठार पढ़ा था उसी प्रकार इस वाले को कहते हैं अल्बट्रास का पठार। ये कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में। उसके बाद में यहाँ ये जो है ये नजका प्लेट या नजका कटक। कौन सा, नजका प्लेट या नजका कटक है अलग से। उसके बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा जो आता है इसे कहते हैं पेरू चिल्ली कटक। कौन सा कटक कहते हैं इसे कहते हैं पेरू चिल्ली कटक। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि पेरू चिल्ली कटक है ये कहां है, तो आपका उत्तर आएगा प्रशांत महासागर में। नजका कटक कहां है, प्रशांत महासागर में। अल्बट्रास का पठार कहां है, प्रशांत महासागर में। क्वींसलैंड कटक कहां है, प्रशांत में। न्यूजीलैंड कहां है, प्रशांत में। एक आइसलैंड कटक भी आता है, आइसलैंड कटक। आइसलैंड कटक कहां है, तो आपका उत्तर आएगा प्रशांत के अंदर है। उसके बाद में और प्रशांत का ये जो दक्षिणी भाग है इसके अंदर कटक आता है दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार। क्या नाम आता है, यहां पे लिख देता हूं मैं दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार, दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार। ये भी सीखा है दक्षिण पूर्वी प्रशांत कटक या पठार। और बीच के अंदर आता है जिसका नाम आता है हवाईयन उपभाग। क्या नाम आता है, हवाईयन कटक या हवाईयन उपभाग। अब ये इतने कटक आपको कहां याद रखने हैं, प्रशांत महासागर में याद रखें। बोलो कौन कौन से, प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड कटक है, क्वींसलैंड कटक है, आइसलैंड कटक है, पेरू चिली कटक है, नजका कटक है, अल्बट्रास का पठार है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत कटक है, हवाईयन कटक है। इसमें इस प्रकार को लेने की लंबा कटक नहीं है, इतनी बात याद रखनी। ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है, इसमें मैदान बहुत है, अंग्रेजी के को अक्षर जैसा है, सामान्य पूछे तो त्रिभुजाकार आकृति वाला महासागर है। कौन सा, प्रशांत महासागर। और इस महासागर की विशेष बात, इसके चारों तरफ ये बात दिख रहे हैं, इसे फायर रिंग कहा जाता है, अग्नि वलय कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ज्वालामुखियों की अधिकता यहाँ पे काफी पाई जाती है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा महासागर ऐसा है जहां पर भूकंप की अधिकता पाई जाती है, ज्वालामुखियों की अधिकता पाई जाती है, तो मित्रों वो आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। यानी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी भी अधिक है, भूकंप भी अधिक है। क्यों आते हैं, देखिए तो भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्र में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्लेटों के किनारे हैं वो प्रभावित करते हैं, फिर किस प्रकार से जल इसके नीचे जाता है, वाष्प के ऊपर आता है, भूकंप के झटके लगते हैं, वो लंबी चौड़ी कहानियां हैं। यहां भी याद रखेंगे कि कौन से महासागर के चारों तरफ है वो अग्नि वलय पाया जाता है, ये प्रशांत के चारों तरफ है। यहां भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, ज्वालामुखी ज्यादा निकलते हैं, और ज्वालामुखी ज्यादा निकलती है इसे कहा जाता है अग्नि वलय। क्या कहा जाता है, अग्नि वलय या अग्नि वलय से कहा जाता है। तो ये तो बातें कटक की, आप लिखिएगा कीजिएगा। उसके बाद कटक से आगे की जो बातें उनको भी करने वाले हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं, इसके कौन कौन से सीमांत सागर हो सकते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो एक बार के लिए कोई लिखिएगा से कर देगा, ठीक है। अच्छा हां जी, फटाफट से लिखिएगा भाई साहब। अच्छा अब ये पूरा का पूरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रशांत महासागर दिखाई। इस प्रशांत महासागर में अपने को क्या चीजें करनी है, अपने को यहां करना है कि कौन कौन से सीमांत सागर है, कौन कौन से सीमांत सागर है, ये अपने को याद रखना। साथ में बोल रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से सागर आएंगे, इन सागरों को अपन एक एक करके देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहां जो ये देख रहे हैं आप, इसे क्या नाम दिया जाएगा, है तो प्रशांत महासागर का हिस्सा, इसे नाम दिया जाता है कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्या नाम देते हैं इसको, इसको देते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है वैसा। कौन सी खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। इसके बाद फिर बात करते हैं तो यहां पे आपका आ जाएगा अलास्का सागर। कौन सा सागर, अलास्का सागर। ये भी किसका हिस्सा है, ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अब आ जाओ इधर, इधर आ जाओ तो याद रखेंगे यहां एक सागर आता है जिसका नाम आता है कोरल सागर। क्या नाम आता है, कोरल सागर, इसी का हिस्सा। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, यहां आ जाता है तस्मान सागर, ये भी प्रशांत का हिस्सा है, तस्मान सागर। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं तो यहां पे आ जाती है, इसका नाम आता है कारपेंट्रिया की खाड़ी। क्या नाम आता है इसका, इसका नाम आता है भाई साहब कारपेंट्रिया की खाड़ी।
कार्पेंट्रिया की खाड़ी किसका हिस्सा है? ये भी आपके प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। कार्पेंट्रिया की खाड़ी के बाद में यहाँ पे आ जाता है एक सागर जिसका नाम आता है, यहाँ की सागर लिख देता हूं इधर, एक आता है आराफुरा सागर। कौन सा सागर? आराफुरा सागर। आराफुरा सागर के बाद में एक यहाँ सागर आता है जिसका नाम आता है तिमोर सागर। कौन सा सागर आता है? तिमोर सागर है, ये भी यहीं का है। तिमोर सागर के बाद में अपन बात करें तो यहीं पे एक सागर आता है बांदा सागर। कौन सा सागर आता है? बांदा सागर आता है, बांदा सागर। ठीक है, कौन सा सागर भाई साहब? बांदा सागर। यहीं पर बात करें तो एक सागर आता है सोलोमन सागर, सोलोमन। और ये जो मैंने सागर लिखे हैं ये सारे के सारे दक्षिण प्रशांत के हिस्से हैं। ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं ये किसके हिस्से होंगे? मुझे तो बोल करना, ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे दक्षिण प्रशांत के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? दक्षिण प्रशांत के हैं। तो मैं लिख सकता हूं ये सारे के सारे दक्षिण प्रशांत महासागर के हिस्से हैं, दक्षिण प्रशांत महासागर के हिस्से। कौन है दक्षिण प्रशांत महासागर के हिस्से? तो अपना उत्तर आएगा, जितने भी नाम लिखे हैं ये सारे के सारे दक्षिण प्रशांत महासागर के हिस्से। फिर आगे बात करते हैं तो अपने पास आ जाता है, इधर से चलते हैं तो यहाँ पे एक सागर आता है, इस सागर का नाम आता है तो बेरिंग सागर। क्या नाम आता है? इस सागर का नाम आता है बेरिंग सागर। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है ओखोटस्क सागर। कौन सा? ओखोटस्क सागर। बेरिंग सागर किसका हिस्सा है? तो अपना उत्तर आएगा प्रशांत महासागर का। ओखोटस्क सागर किसका हिस्सा है? तो अपना उत्तर आएगा प्रशांत महासागर का। अब देखिए अपने बात करते हैं ओखोटस्क सागर किसकी? ओखोटस्क सागर की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये जो है ये कौन सा है? तो कहेंगे ये ओखोटस बोधेनिक सागर। उसके बाद में बात करते हैं ओखोटस बोधेनिक सागर के बाद में इधर ये जापान दिख रहा है पूरा। इस वाले सागर को क्या नाम दिया जाएगा? इस वाले सागर को नाम देते हैं जापान सागर। कौन सा सागर नाम देंगे? जापान सागर। ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जापान सागर के बाद में ये वाला जो सागर है इसे नाम दिया जाता है तो पीला सागर। क्या नाम देते हैं? पीला सागर। देखिएगा पूरे विश्व में सारे सागर, पीला सागर प्रशांत का हिस्सा है, लाल सागर पढ़ेंगे ये हिंद महासागर का हिस्सा है, काला सागर पढ़ेंगे ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, और श्वेत सागर ये आर्कटिक का हिस्सा है। चार महासागर हैं, चार को चार कलर। पीला सागर प्रशांत का हिस्सा, काला सागर नंद महासागर का अंदर है तो काला हो गया, लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। और बात करें अपने किसकी? बात करें श्वेत सागर की, तो श्वेत सागर तो आपका आ जाएगा इसका आपके आर्कटिक महासागर का हिस्सा। कौन सा? श्वेत सागर। याद रहेगा पीला सागर की बात। पीला सागर की बात में आगे जैसे ही यहां बढ़ते हैं तो चीन के पूर्व में, चीन के पूर्व में सागर का नाम हो गया पूर्वी चीन सागर। क्या नाम हो गया? पूर्वी चीन सागर। ठीक है, और चीन के दक्षिण में, चीन के दक्षिण में दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। उसके बाद में यही पे सागर आता है जिसका नाम आता है सुलू सागर। क्या नाम आता है? इधर लिख देता हूं, सुलू सागर एवं सेलेब्स सागर। सुलू सागर एवं सेलेब्स सागर, सेलेब्स या सेलेब्स सागर ये कहां का हिस्सा है? तो आपका उत्तर आएगा ये आपके प्रशांत महासागर का ही पार्ट है, जिसे हम सुलू सागर कह रहे हैं, सेलेब्स सागर कह रहे हैं, सेलेब्स सागर कह रहे हैं। किसका हिस्सा है? तो अपना उत्तर आएगा ये आपके प्रशांत महासागर का हिस्सा है। बोलो किसका है? प्रशांत महासागर का। याद नहीं रखना? बिल्कुल रहेगा, रहेगा नहीं तो करना पड़ेगा भाई, पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, नौकरी करना है तो देखिएगा जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन, दक्षिणी चीन। अब मैं आपको बता देता हूं ये यहां तक के जो सागर हैं, चाहे अपन इन सब की बात करें, इधर से मध्य रेखा गुजरती है, इधर से कौन सी रेखा गुजरती है? मध्य रेखा गुजरती है। तो मध्य रेखा के उत्तर में जितने भी सागर हैं ये सारे के सारे सागर कौन से में शामिल किए जाएंगे? तो अपना उत्तर आएगा ये सारे उत्तरी प्रशांत के सागर हैं। किसके सागर हैं? उत्तर प्रशांत के। अब नाम तो दक्षिण चीन सागर है लेकिन ये दक्षिण प्रशांत का नहीं है, ये उत्तर प्रशांत है। मुझे ऐसे प्रश्न आते हैं क्या परीक्षाओं में? बिल्कुल मित्रों ऐसे प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न ही आपको अन्य लोगों से अलग करेंगे। सिलेक्शन वाली लाइन में आपको खड़ा कर देंगे दक्षिणी चीन सागर किसका हिस्सा है, तो आपका उत्तर वहां हो जाएगा कि दक्षिणी चीन सागर ये प्रशांत महासागर है, उत्तर प्रशांत का हिस्सा है। एक बार नोट कीजिएगा फटाफट, फिर आगे चलते हैं और भी बातें हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। फटाफट हाँ चलिए भैया, ये तो हो गई किसकी बात है? सागरों की बात। सागर की बात करेंगे और भी बातें करेंगे, कौन कौन से द्वीप वगैरह हैं इनके पर लोग चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से एक बार लिख सकते हैं, द्वीपों की बात करेंगे। अब देखिएगा चलो कोई नहीं, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, पोलोनेशिया सभी की चर्चा हम करेंगे। आप देखिएगा। अब हमने अभी जो चर्चा की हमने ये तो सागर वगैरह की करी। अब प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में असंख्य द्वीप हैं और उन द्वीपों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन द्वीपों का जो समूह है तो समूह को अलग अलग नामों से, जैसे माइक्रोनेशिया है, मेलेनेशिया है, पोलिनेशिया है, ऐसे उन द्वीपों के समूह को जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं अब हम देख लेते हैं। माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और आपका पोलिनेशिया। माइक्रो, मेला और पोली, ठीक है याद रखेंगे। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया, यहां हम बात कर लेते हैं। इधर द्वीपों का समूह आता है, एक समूह इधर आता है जिसे कहते हैं माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के बाद में एक द्वीपों का समूह इधर आता है जिसे कहते हैं मेलानेशिया, इधर मेलानेशिया। उसके बाद में एक द्वीपों का समूह यहां आता है जिसे कहा जाता है पोलिनेशिया। क्या कहते हैं? पोलिनेशिया। कुल मिलाकर पर कह सकते हैं इसमें तीन ये बड़े बड़े द्वीपों के समूह हैं और इन द्वीपों के समूह के अलग अलग क्या है? नाम है। अलग अलग क्या नाम? देखिए क्या नाम। नंबर एक पे ध्यान देंगे, दक्षिण प्रशांत के अंदर द्वीप बहुत सारे, इन द्वीपों के अलग अलग नाम है। यहां पे मैंने कह दिया यहां जो द्वीप समूह है इनका नाम है माइक्रोनेशियाई द्वीप, माइक्रोनेशियाई द्वीप।
जिसका नाम आता है पोले पोलेनेशियाई द्वीप समूह। यानी अपन यूं कह सकते हैं सीधी सीधी बात कि प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में असंख्य द्वीप हैं और ये द्वीपों के समूह हैं। यानी अपन कह सकते हैं ये द्वीपों के समूहों के नाम हैं, द्वीपों के समूहों के नाम हैं, द्वीपों के समूहों के नाम हैं। क्या क्या नाम है? नंबर 1 पे माइक्रोनेशियाई, नंबर 2 पे मेलोनेशियाई, नंबर 3 पे आपका पोलिनेशियाई द्वीप समूह। अब माइक्रोनेशियाई में जैसे आता है पोलिनेशियाई की बात करें, फिनिक्स है, टोंगा है, तुआमाटू है, सोसाइटी है, लाइट है। मेलोनेशियाई द्वीप में सोलोमन है, फिजी है, पापुआ न्यू गिनी है, कैलिफोर्निया है, आते हैं। और माइक्रोनेशियाई में मेरियाना, मार्शल, गिलबर्ट आते हैं। मेरियाना, मार्शल और गिलबर्ट, मेरियाना, मार्शल, गिलबर्ट, मेरियाना, मार्शल व गिलबर्ट। उसके बाद बात करें मेलानेशियाई, मेलानेशिया के अंदर जो द्वीप आते हैं इनके अंदर आप लिख सकते हैं सोलोमन, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, फिजी, पापुआ न्यू गिनी। ये सारे सारे सुनाएंगे आपके मेलानेशिया। बात आती है पोलिनेशिया की, तो फिनिक्स, टोंगा, तुआमाटू, फिनिक्स, टोंगा, तुआमाटू, फिनिक्स, टोंगा, तुआमाटू, सोसाइटी, सोसाइटी। ये सारे इसमें आते हैं तो अपना उत्तर आएगा फिनिक्स है, टोंगा है, तुआमाटू है, सोसाइटी है। ये द्वीप आते हैं आपके पोलिनेशियाई द्वीप समूह। नंबर 1 पे माइक्रोनेशिया द्वीप में क्या आता है? मेरियाना, मार्शल, गिलबर्ट है। मेलोनेशिया में क्या आता है? सोलोमन है, फिजी है, पापुआ न्यू गिनी आते हैं। और बात करें पोलिनेशिया द्वीप में क्या आते हैं? फिनिक्स है, टोंगा है, तुआमाटू है, सोसाइटी है। ये सारे इसमें आते हैं, ये पोलिनेशियाई द्वीप समूह में आते हैं। तो इनको आप मैप में नोट कीजिएगा, बस आ सकता है। फिर आगे छोटे मोटे द्वीप प्रशांत महासागर के, उनकी भी हम चर्चा करेंगे कौन कौन से इसके अंदर द्वीप हो आते हैं। फटाफट से इनको नोट कर लो, फिर आगे और द्वीपों की बात करते हैं। अच्छा, अब आप लिख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी, इसी में है पापुआ न्यू गिनी। ये ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। और जगह देख सकते हैं यह है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में और विश्व का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद हम लिख सकते हैं सोलोमन, मार्शल, ये दोनों ही सोलोमन, मार्शल, हवाई, हवाई द्वीप, ये यूएसए के अधिकार क्षेत्र में तीनों के तीनों, ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि न्यू कैलेडोनिया भी कई पास के है, न्यू कैलेडोनिया द्वीप है, ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं न्यू कैलेडोनिया के बाद में जैसे कि आपका है क्यूरिल द्वीप, क्यूरिल द्वीप है और रूस व जापान के मध्य विवादित है, थोड़ा सा रूस व जापान के मध्य विवादित, विवादित, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं नेक्स्ट आपका रिव्यू, रिव्यू है होकेटो, हॉन्शू, शिकोकू, क्यूशू। ये चार नाम तो क्या रखना है? होकेटो, हॉन्शू, शिकोकू, क्यूशू। बोलो होकेटो, हॉन्शू, शिकोकू, क्यूशू। ये किसके द्वीप है भाई साहब? चार। ये चारों के चारों द्वीप हैं, चार। किसके द्वीप है? चार। बोलो कौन कौन से हैं? रिव्यू द्वीप तो है, इसके अलावा होकेटो है, हॉन्शू है, शिकोकू है, क्यूशू है। ये जापान के द्वीप है, ठीक है। आप इसके बाद में फिर आप लिख सकते हैं जापान के द्वीपों के बारे में और कौन कौन से, वो भी वैसे छोटे मोटे बहुत सारे द्वीप हैं। एक गैलापागोस है, ये आपका इक्वेडोर का है, एलिसियन द्वीप है, एलिसियन द्वीप अमेरिका का है, एलिसियन द्वीप है, ये यूएसए का हिस्सा है। ये महत्वपूर्ण आपके क्या है द्वीप आते हैं। ये किसके द्वीप है? तो अपना उत्तर आएगा ये प्रशांत महासागर के द्वीप है। ये प्रशांत महासागर के अंदर द्वीप की बात की, घटक की बात की, प्रशांत महासागर में क्या है? तो नोट डाल के आप लिख सकते हैं प्रशांत महासागर के चारों तरफ, प्रशांत महासागर के चारों तरफ, चारों तरफ ज्वालामुखी क्षेत्र है, ज्वालामुखी क्षेत्र है जिसे अग्नि वलय कहते हैं। चारों तरफ क्या है? ज्वालामुखी क्षेत्र है, उस ज्वालामुखी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अग्नि वलय कहते हैं। किसके चारों तरफ है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ। क्या है प्रशांत महासागर के चारों तरफ? तो आपका उत्तर बनेगा प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी क्षेत्र है और इसी ज्वालामुखी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अपना उत्तर आएगा इसे अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। ये दीवारें प्रशांत महासागर की, फटाक से लीजिएगा। प्रशांत के बाद अपन बात करते हैं लास्ट महासागर जो आपका हिंद महासागर आता है। लास्ट तो नहीं है, एक आर्कटिक महासागर भी है, लेकिन लास्ट मान लीजिएगा क्योंकि क्योंकि आर्कटिक महासागर से कोई विशेष संबंध नहीं है। फटाफट से आप बोल लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं और भी हिंद महासागर की क्या क्या बातें हैं उनको देख लेते हैं। फिर बात देखिए। हां, अब भाई साहब अपने साथ आता है बेसिक की बातें कर ली मैंने। अब आता है हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर है, पहली बात तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हिंद महासागर है और ये इसका आकार कैसा है? इसका आकार अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा है। पहला पहला प्रश्न क्या बना है? अक्षर दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं पहला ही प्रश्न हिंद महासागर से। यहां लिखते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये विश्व का तीसरा बड़ा महासागर। पहला तो क्या बनेगा? क्या है ये विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। तो आप लिख सकते हैं यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। बात आती है इसका आकार कैसा? तो साथ में ध्यान देंगे इसका आकार अंग्रेजी के
अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा है, अंग्रेजी के जैसा एम अक्षर जैसा इसका आकार है, तो हमारा उत्तर आएगा जैसा है। यानी अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा आकार है, वो किसका है, वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर का आकार कैसा है, अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा है। बात करें विश्व का तीसरा क्या है, बड़ा महासागर है। अब अगली बात आती है, अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा है, विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, और इस महासागर का, कौन सा महासागर का, इस महासागर के मुख्य जो विशेषता मैं बता दूं, इसका उत्तरी भाग है ये बिल्कुल स्थल राशि से ज्यादा घिरा हुआ है, यानी उत्तर में बिल्कुल क्लोज है, उत्तर में क्या है, बंद है। यानी आप लिख सकते हैं इसका उत्तरी भाग, उत्तरी भाग स्थल आबद्ध है या स्थल रुद्ध है, यानी इसका उत्तरी भाग है ना, ये स्थल रुद्ध है। चारों तरफ इसके उत्तर में इधर अफ्रीका महाद्वीप आ गया, इधर आपका एशिया महाद्वीप आ गया, इधर से एशिया महाद्वीप आ गया, इधर आपका कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ गया। कहने का मतलब इसको ज्यादा कोई झटके नहीं। अब बात आती है कि क्या इस महासागर में भी कटक है क्या? जी हां, बिल्कुल इस महासागर के अंदर भी कटक है। अब वो है कौन कौन से कटक, इनको अपने को देखना पड़ेगा। नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण जो कटक है वो ये कटक है, तो याद रखेंगे प्रश्न आ सकता है 90 डिग्री पूर्वी कटक कहां है, तो आपका उत्तर आएगा 90 डिग्री पूर्वी कटक ये हिंद महासागर में है, बंगाल की खाड़ी के अंदर ये विस्तृत फैला हुआ है। तो साथ में ध्यान दें क्या क्वेश्चन बना कि 90 डिग्री, कितने डिग्री, अरे बोलो 90 डिग्री पूर्वी कटक, 90 डिग्री पूर्वी कटक। इस कटक को रिज भी दिया जाता है कई जगह, तो घबराना नहीं है, अगर रिज लिखा हुआ है तो घबराना नहीं है। 90 डिग्री पूर्वी कटक ये हिंद महासागर का हिस्सा है। उसके बाद में आते हैं, तो ये हिंद महासागर के जस्ट बोले तो अपने इंडिया की तरफ जस्ट जो नीचे की ओर कटक आता है, इस कटक को नाम दिया जाता है लक्षद्वीप चौगोस कटक। क्या नाम दिया जाता है, तो ऐसा याद रखें इस कटक को नाम देते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप चौगोस कटक, लक्षद्वीप चौगोस कटक। उसके बाद में इस अफ्रीका की तरफ कटक आता है और इस कटक को नाम दिया जाता है कार्लसबर्ग कटक, और ये नया कटक है कार्लसबर्ग कटक। यहां क्या बात याद रखनी है, कार्लसबर्ग जो कटक है ये नवीन कटक है, या आप कह सकते हैं ये नवीनतम कटक है। ये नवीनतम कटक किधर है, ये अफ्रीका की तरफ है। याद रखें 90 डिग्री पूर्वी कटक आ गया, लक्षद्वीप चौगोस कटक आ गया, कार्लसबर्ग कटक आ गया। अब मेडागास्कर भी जो नीचे गया है, नीचे की तरफ आएगा कटक, तो यहां ये दिशाओं के आधार पर जैसे देखिएगा ये है साउथ ईस्ट इंडियन रिज, यानी इसे हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी हिंद कटक, दक्षिण पूर्वी हिंद कटक यहां इधर। इसके बाद में ये साउथ ईस्ट है, एक साउथ वेस्ट की तरफ आता है, इस कटक को क्या नाम दिया जाएगा, इसे नाम दिया जाएगा दक्षिण पश्चिम हिंद कटक। एक तो हो गया दक्षिण पूर्वी हिंद कटक और एक हो गया दक्षिण पश्चिम हिंद कटक। और जो बीच के अंदर है, सेंटर के अंदर जो कटक है हिंद महासागर के अंदर, उसे नाम दिया जाता है एमस्टरडम सेंट पॉल पट्टा। क्या नाम दिया जाता है, एमस्टरडम सेंट पॉल पट्टा। यानी ये वाला जो कटक है, मिड वाला जो है, इसे नाम क्या दिया जाएगा, एमस्टरडम। क्या नाम दिया जाएगा भाई साहब, एमस्टरडम। कौन सा ड्रम, अरे बोलो एमस्टरडम, एमस्टरडम सेंट पॉल कटक। सीधा क्वेश्चन आ जाए कि एमस्टरडम सेंट पॉल कटक ये कौन से महासागर का कटक है, तो अपना उत्तर आएगा ये हिंद महासागर का। फिर आता है प्रिंस एडवर्ड कोजेट, प्रिंस एडवर्ड कोजेट कौन सा है, प्रिंस एडवर्ड कोजेट कटक। लिख देता हूं मैं, इधर अफ्रीका की तरफ आएगा प्रिंस एडवर्ड कोजेट कटक, ये यहां लिख देता हूं मैं, हिंद महासागर का ही उत्तर नहीं पड़ेगा। प्रिंस एडवर्ड कोजेट कटक, प्रिंस एडवर्ड कोजेट कटक है, ये भी कहां का है, ये भी हिंद महासागर का ही कटक है। और इसके बाद में आप लिख सकते हैं सोगात्रा कटक, कारागलेन कटक, सोगात्रा कटक और कारागलेन कटक, सोगात्रा कटक और कारागलेन कटक। यहां लिखो सोगात्रा, सोगात्रा कटक, उसके बाद में कारागलेन कटक, कारागलेन कटक। इसके बाद में ठीक मेडागास्कर वाला भाग आएगा, यहां पे मेडागास्कर कटक। कौन सा कटक, मेडागास्कर कटक, यहां इससे लिखा जाएगा इसे मेडागास्कर कटक, मेडागास्कर कटक। तो ये है हिंद महासागर की कटक। नाम कौन सा महत्वपूर्ण है याद करना, ये नाम बार-बार पूछा जा सकता है। कार्लसबर्ग कटक कहां, हिंद महासागर में। अक्सर आ जाए एमस्टरडम सेंट पॉल कटक कहां, हिंद महासागर में। प्रिंस एडवर्ड कोजेट कटक कहां पे, हिंद महासागर में। दक्षिण पश्चिम हिंद कटक है, दक्षिण पूर्वी हिंद कटक है, मध्य कटक है और 90 डिग्री पूर्वी कटक और साथ के अंदर लक्षद्वीप चौगोस कटक। ये सारे के सारे कटक कहां के हैं, ये हिंद महासागर के कटक हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक आएगा अपने गास्कर कटक भी आता है, लेकिन कोई खास बात उसकी मुझे लग नहीं रही है। एक आता है सेचलस कटक, कौन सा, सेचलस कटक, इधर लिख देता हूं मैं सेचलस कटक, सेचलस कटक। जिनकी मानचित्र में जरूरत है उनकी मानचित्र में मैंने बात करी, और मानचित्र के अलावा भी कटक है उनकी भी मैंने चर्चा कर ली है। ठीक है, लक्षद्वीप है, चौगोस है, कारागलेन है, सोगोत्रा है, मालागासी है, मेडागास्कर को ही मालागासी कहते हैं, तो यहां कोई चिंता नहीं करनी है ना, कहीं आप जा घबरा जाओ कि गुरुजी मालागासी कटक तो आपने दिखाया नहीं, लो आपकी इच्छा है लिख ली। ठीक है, अब भाई साहब आगे बात करेंगे कि हिंद महासागर के अंदर कौन-कौन से द्वीप हैं, इनके हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कौन-कौन से यहां सागर हैं, इनके हम लोग बात करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा हिंद महासागर देखा। हिंद महासागर में सीमांत सागर कौन-कौन से आएंगे, मैंने क्या कहा, हिंद महासागर में सीमांत सागर हैं वो कौन-कौन से हैं। नंबर 1 देखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि लाल सागर किसका हिस्सा है, अपना उत्तर बनेगा भाई साहब कि लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। लाल सागर किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का। चलो ठीक है, उसके बाद में प्रश्न बनेगा अपना कि अदन की खाड़ी, किसकी खाड़ी, अदन की खाड़ी किसका हिस्सा है, ये भी हिंद महासागर का ही हिस्सा है। इसके बाद में फिर आगे चले तो फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी ये किसका हिस्सा है, ये भी आपका हिंद महासागर का ही हिस्सा है। उसके बाद प्रश्न बना ओमान की खाड़ी, ये किसका हिस्सा है, तो ये भी आपका हिस्सा हिंद महासागर का ही है। उसके बाद ये पूरा का पूरा दिख रहा है कौन सा सागर है, अरब सागर है, तो अरब सागर भी किसका हिस्सा है, ये भी हिंद महासागर का हिस्सा है। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये है बंगाल की खाड़ी। आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी किसका हिस्सा है, तो भी तो आपका उत्तर बनेगा ये हिंद महासागर का हिस्सा है। तो हिंद महासागर के सीमांत सागर में आपको कोई लंबी चौड़ी कहानी याद नहीं रखनी। देखिएगा नंबर 1 पे बात करते हैं कौन-कौन से हैं। नंबर 1 पे हम चर्चा करें, लाल सागर है, ये भी हिस्सा है, अदन की खाड़ी है, ये भी हिस्सा है, अरब सागर है, ये भी हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी है, ये भी हिस्सा है, ओमान की खाड़ी है, ये भी हिस्सा है, फारस की खाड़ी है, ये भी हिस्सा है। किसका, हिंद महासागर का। इसका हिंद महासागर का। बाकी पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं इसमें और कोई छोटे सीमांत सागर आएंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गई, चलो ठीक बात। अब बात करते हैं कि यहां प्रमुख द्वीप कौन-कौन से हैं। नंबर 1 पे तो देखिएगा, नंबर 1 ये जो द्वीप आता है ये है मेडागास्कर द्वीप। कौन सा द्वीप है, इधर लिख देता हूं, ये जो द्वीप है इस द्वीप का नाम आता है मेडागास्कर द्वीप। अब मेडागास्कर द्वीप से क्या
क्या अपने प्रश्न बन सकते हैं वो अपन चर्चा करें। पहला प्रश्न तो यहां से यही बनेगा कि विश्व के अंदर नहीं हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहां लिख देता हूं मैं, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अपना उत्तर आएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है। मेडागास्कर में से किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो आपका उत्तर बनेगा जो मेडागास्कर है ये अफ्रीका के अधिकार क्षेत्र में आपका आ जाता है। उसके अलावा मॉरिशस है, सेशेल्स है, मालदीव है, एक डिएगो गार्सिया द्वीप, कौन सा द्वीप है? डिएगो गार्सिया, यहां आप लिख सकते हैं डिएगो गार्सिया द्वीप। और ये भी आरबीसी ने एक एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था कि डिएगो गार्सिया द्वीप है ये चर्चित है और हिंद महासागर की जो भू राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स है, उसके लिहाज से एक महत्वपूर्ण द्वीप है। अब आपके मन में प्रश्न बनेगा महत्वपूर्ण है इसका मतलब भू राजनीति का मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई सैन्य हवाई अड्डा हो सकता है। जी हां, ये किसका है? तो आप कहेंगे ये यूएसए का सैन्य हवाई अड्डा है, यानी अमेरिका यहां से बैठकर अपने हिंद महासागर पर कुछ कब्जा करना चाहता है, यूं समझिएगा, ठीक है? कौन सा? डिएगो गार्सिया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आरएस के एग्जाम में आएगा। उसके बाद में आता है रीयूनियन, कौन सा द्वीप आता है? रीयूनियन द्वीप आता है और यहां लिखेंगे ये फ्रांस का सैन्य हवाई अड्डा है। रीयूनियन, रीयूनियन जो द्वीप है ये किसका है? तो अपना उत्तर आएगा रीयूनियन द्वीप है ये फ्रांस का हवाई अड्डा है, सैन्य हवाई अड्डा है, फ्रांस का सैन्य अड्डा कौन सा है? रीयूनियन, रीयूनियन, ठीक है? उसके अलावा छोटे मोटे द्वीप जैसे लक्षद्वीप समूह आप जानते हैं, उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं जैसे मैंने कहा इसी के अंदर कौन सा आता है? लक्षद्वीप समूह इसी का हिस्सा है। जैसे मैंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी इसी का हिस्सा है। जैसे मैंने कहा मालदीव है ये भी इसी का हिस्सा है। जैसे मैंने कहा सेशल्स है ये भी इसी का हिस्सा है, ठीक है? तो ये सारे के सारे छोटे मोटे द्वीप हैं ये हिंद महासागर के से आ जाते हैं, ठीक है? इसके बाद और भी छोटे मोटे हैं जैसे तंजानिया के अधिकार क्षेत्र में जंजीबार और पेंबा द्वीप आते हैं, ठीक है? ये तंजानिया अगर आप देख रहे हैं जंजीबार और पेंबा द्वीप, इधर लिख देता हूं मैं, ये जंजीबार एवं पेंबा द्वीप, जंजीबार एवं पेंबा द्वीप ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ऐसा तो याद रखेंगे ये तंजानिया के अधिकार क्षेत्र में आपके आ जाते हैं। उसके बाद में यहां आपका क्रिस्मस है, कोकोस द्वीप है, कुरिया कुरिया द्वीप है, ओमान का है, सॉरी कुरिया किसका द्वीप है? ओमान का द्वीप, कुरिया इसका कुरिया द्वीप। तो ये के साथ देखो द्वीप और इसके बाद में अब और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में करेंगे, ये तो आगे की क्लास के अंदर डिसाइड होगा। तो इसके अंदर भी ये पढ़े हमने, ठीक है? तो आगे वो भी करते हैं इसके बाद एक बात देखता हूं हां इतना जरूर याद रखना जैसे लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप के साथ एक प्रवाल है, अंडमान निकोबार है, ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, ठीक है? मॉरिशस है, रीयूनियन है, मॉरिशस भी इसी का द्वीप है, मॉरिशस, ठीक है? तो ये थी आज की क्लास। अब हमने दोनों महासागर को पढ़ा। अब 1 मिनट के लिए आप एक महासागर को पढ़ लीजिएगा, छोटा सा, ये ज्यादा लंबी छोटी सी कहानियां है नहीं, एक बार के लिए आप इसको लिखिएगा फिर हम उस महासागर की चर्चा कर लेते हैं। चौथे नंबर का जो महासागर आता है ये है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, इसी महासागर को मित्रों कहा जाता है उत्तरी ध्रुवीय महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर। इसी महासागर को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुवीय महासागर कहते हैं। और याद रखने वाली बात इसमें है ये क्या है? यह है जमा हुआ महासागर है, यह जमा हुआ महासागर है, महासागर है। श्वेत सागर इसी का हिस्सा है, श्वेत सागर इसी का भाग है, इसी का भाग, ठीक है? और बाकी से कोई प्रश्न बनेगा नहीं। यह है विश्व का सबसे छोटा, यह है विश्व का सबसे छोटा महासागर है, यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर? तो अपना उत्तर आएगा आर्कटिक महासागर। तो आज की क्लास में इतना काफी, चलते हैं क्लास में पवन तंत्र पढ़ते हैं। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है वैश्विक जल तंत्र। कौन सा तंत्र? वैश्विक जल तंत्र की आज अपन चर्चा करने वाले हैं और इस जल तंत्र में अपन देखेंगे कि कहां-कहां कौन-कौन सी धाराएं वगैरह हैं वो चलेंगी और किस प्रकार चलेंगी, इन सब के अपन आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो अपना जो मेन हेडिंग रहने वाली है क्या रहने वाली है? महासागरीय जल धाराएं, महासागरीय जल धाराएं। यानी अभी मैंने एक बात बताई आपको क्या कि जिस प्रकार से अपने नदियों का जल है वो गति करता है, बहता है, उसी प्रकार आप ये मान लीजिएगा एक तो स्थल मंडल पर नदियां बहती हैं और आप यूं समझ सकते हैं इस बात को कि ये जल मंडल की नदियां हैं। ये जल मंडल की क्या है? नदियां हैं। बस इतनी बात याद रख लो, वो स्थल मंडल की नदियां थी, ये जल मंडल की नदियां हैं। अब सुनना भाई साहब, इन जल मंडल की नदियों में क्या विशेष बात है? ये जल गति क्यों करता है? क्या ये जल बड़े रूप में गति करता है या छोटे रूप में गति करता है? तो सुनिएगा, समझिएगा। पहली बात, अगर सामान्य रूप से पानी बह रहा है, मैं यूं कह सकता हूं अगर सामान्य प्रवाह है तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे अपन कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? करंट। कहने का मतलब उसे धारा कहेंगे, धारा। और अगर सामान्य से कम पानी बह रहा है, अगर सामान्य से कम जल राशि बह रही है समुद्र में, उसे कहा जाएगा प्रवाह, जैसे उत्तर अटलांटिक प्रवाह। और अगर सामान्य से अधिक है, ध्यान देना तीनों बातों पर, अगर सामान्य से अधिक जल राशि है और वो बह रही है उसे नाम दिया जाएगा स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम। यानी तीनों के उदाहरण है अपने पास, इन तीनों की बातें लिख सकते हैं अपन। प्रवाह है सामान्य रूप से तो कोई भी धारा ले लो आप, चाहे आप ले लो लेब्रेडोर की धारा, लेब्रेडोर की धारा, लेब्रो नहीं है, लेब्रेडोर की धारा, ये सामान्य प्रवाह है। उसके बाद में सामान्य से कम होगा उसे सिर्फ प्रवाह कहेंगे, उसे ड्रिफ्ट कहेंगे। और ये जो प्रवाह है या ड्रिफ्ट है इसके बारे में अपन कह सकते हैं जैसे उत्तर अटलांटिक प्रवाह है। उसके बाद आता है सामान्य से अधिक स्ट्रीम, कहने का मतलब गल्फ स्ट्रीम, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय धाराओं के अंदर सबसे बड़ा जलतंत्र आता है गल्फ स्ट्रीम। ये सामान्य से अधिक है, ये करंट है, ये ड्रिफ्ट है और स्ट्रीम है, बड़ी जलराशि। अपन स्ट्रीम के बारे में यूं भी कह सकते हैं बड़ी महासागरीय धारा, तो भी कोई अलग बात नहीं होगी, बड़ी महासागरीय धारा। अब तो बात यह आती है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, आखिर क्यों होती है? अगर होती है तो उसके पीछे कौन कौन से कारक हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। भाई होती तो है, धाराएं चलती तो है, लेकिन क्यों चलती हैं? तो अपन कहते हैं किसी कारण से चलती होगी, तो कौन से कारण हैं जिनसे चलती है? उन सभी कारणों की, उन सभी मुद्दों की अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा पहला यहां पे याद रखेंगे आप, यानी आप यूं लिख सकते हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक,
यानी महासागरीय जो धाराएं हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इन उत्पत्ति के कारकों की हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे आप एक बात का, भाई महासागरीय धाराएं ये क्यों चलती हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना, इसलिए चलती। साथ में ध्यान देना, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का पहला कारण मैं आपको बता दूं, ये है पृथ्वी की दैनिक गति, जिसे अपन कहते हैं घूर्णन, जिसे अपन कहते हैं परिभ्रमण। एक ही बात है, परिभ्रमण कह दो, घूर्णन कह दो, दैनिक गति कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति है, जिसे अपन घूर्णन कह रहे हैं, जिसे अपन परिभ्रमण कह रहे हैं, इससे कैसे होगा? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, सुनना समझना, पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो महासागरों का जल भी पश्चिम से पूर्व घूमता है क्या? नहीं घूमता। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है भाई साहब, ये क्या है? अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में आपको इतना ही याद रखना है, ये अपनी पृथ्वी है भाई साहब, क्या अपनी पृथ्वी। और इस पृथ्वी में आप इतना याद रखिएगा, ऐसे करके, ऐसे, ये अपना ग्लोब है, ये किधर से किधर घूमती है? तो अपना जवाब क्या बनेगा? ये घूमती है पश्चिम से पूर्व, ऐसे घूमती है, ये घूमती है ऐसे, ऐसे। लेकिन जब ये जल राशि और स्थल राशि पूरी पृथ्वी एक साथ घूमेगी, तो स्थल राशि तो घूम जाती है, मैंने क्या कहा? स्थल राशि तो घूम जाती है, पृथ्वी की गति का साथ देती है, लेकिन जल राशि उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाती। समझ रहे बात को? स्थल तो घूमता है, लेकिन जल राशि उस टाइम उस गति का साथ नहीं दे पाती, और जब वो उसका साथ नहीं दे पाती तो वेग चलने लग जाती पीछे की ओर। यानी यह जल स्थल की गति का साथ नहीं दे पा रहा, इसलिए वो पीछे चलने लग जाता है। और महासागरों में आपने देखा होगा, जो भूमध्य रेखा पर धाराएं चलती हैं, वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। कैसे चलती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहां पे एक बात लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? यहां लिख सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के समय, पृथ्वी के घूर्णन के समय जल भाग स्थल भाग का साथ नहीं दे पाता है, नहीं दे पाता है, एवं पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत, पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत भूमध्य रेखा पर पूर्व से पश्चिम जल गति करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। ये तो है पृथ्वी की गति, लेकिन जल किधर गति कर रहा है? जल इधर गति कर रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये किसके कारण संभव हुआ? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण संभव हुआ। उसके बाद अगली बात कि चाहे धारा की बात करेंगे, नोट लगा के बात लिख लेना, वायुमंडलीय पवने, वायुमंडलीय पवने एवं महासागरीय धाराएं, वायुमंडलीय पवने एवं महासागरीय धाराएं ये क्या करती है भाई साहब? सुनना मेरी बात, ये कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण फेरल के नियमानुसार, याद रखना इस बात को, ये हर जगह काम में आएगा। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में, ये बात याद रखनी है। फेरल कहता है कि उत्तर गोलार्ध में राइट में और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट में हवाएं चलेंगी। उत्तरी गोलार्ध में किधर? राइट में, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर? लेफ्ट में। तो फेरल के नियमानुसार, फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है, बाईं ओर घूम जाती है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। ये तो पहला कारण था महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का। अब इस पहले कारण के बाद दूसरा जो कारण आता है वो क्या आता है? सुनिएगा, दूसरा कारण आता है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का, वो आता है तापमान में विभिन्नता, तापमान में विभिन्नता। अब तापमान में विभिन्नता होगी तो जल किधर से किधर चलेगा? याद रखेंगे यहां पे, यानी तापमान जहां ज्यादा है वहां पर जल क्या होगा? गर्म होगा, हल्का होगा। हल्का जल ऊपर उठेगा या नीचे की ओर बैठेगा? तो हल्का जल ऊपर उठेगा, कंफर्म है। जहां तापमान कम होगा वहां का पानी ठंडा होगा, भारी होगा, नीचे की ओर बैठेगा। इसलिए धाराएं किधर से किधर चलेंगी? वो चलेंगे उच्च तापमान से न्यून तापमान वाले स्थानों की ओर। किधर से किधर चलेंगी? तो हम लिख सकते हैं धाराएं चलेंगी उच्च तापमान से न्यून तापमान, यानी महासागरीय धाराएं किधर से किधर चलेंगी? उच्च तापमान से चलेंगी, किधर चलेंगी? न्यून तापमान की ओर चलेंगी। फिर आपका प्रश्न बनेगा कि उच्च तापमान से न्यून तापमान क्यों चलेंगे? अभी मैंने बताया उच्च तापमान जहां होगा वहां का जल क्या होगा? उच्च तापमान जहां होगा वहां का जल हल्का हो जाएगा, जल हल्का होगा, और इधर जल क्या होगा? भारी होगा। जब जल भारी होगा तो इधर क्या बनेगा? इधर आपका जल नीचे की ओर बैठेगा और ये इधर से धाराएं चलने लग जाएंगी। तीसरे नंबर पे आता है लवणता, लवणता एवं घनत्व में भिन्नता, घनत्व में विभिन्नता या भिन्नता। यानी महासागरीय जल जो है उसका लवण और उसका घनत्व है, उसके अंदर विभिन्नता होगी। ध्यान दें, जब लवणता ज्यादा होगी तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा, और घनत्व ज्यादा होने पर पानी क्या होगा? भारी होगा, नीचे बैठेगा। अब एक तरफ तो जैसे मान लो दोनों समान है, लेकिन मेरा जो ये राइट हैंड है, इधर घनत्व ज्यादा है, इधर घनत्व ज्यादा है, इधर लवणता ज्यादा है, तो ये पानी भारी होकर नीचे बैठ गया।
अब बताओ पानी किधर से किधर चलेगा? अब पानी चलेगा न्यून लवणता से न्यून घनत्व से उच्च घनत्व की ओर। बोलो किधर से किधर चला? न्यून घनत्व से उच्च घनत्व की ओर चला। तो महासागरीय धाराएं बोलो किधर से किधर चलती हैं? तो आप लिख सकते हैं न्यून घनत्व से उच्च घनत्व। इसी बात को पर यूं भी लिख सकते हैं न्यून लवणता से उच्च लवणता की ओर। न्यून घनत्व से उच्च घनत्व और न्यून लवणता से उच्च लवणता की ओर। उसके बाद नेक्स्ट बनेगा कि लवणता घनत्व में भिन्नता आ गया कि न्यूनतम घनत्व से उच्च घनत्व की ओर है, न्यून लवणता से उच्च लवणता की ओर है। चलो अच्छी बात है। लेकिन अभी बात यह आई कि इस लवणता और घनत्व के साथ साथ और भी कोई कारक है क्या जो प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल, वायु दाब में भिन्नता। अब वायु दाब कैसे प्रभावित करता है जरा गौर करें, वही बात आ जाएगी। जहां पर वायु दाब उच्च होगा, मैंने क्या कहा, जहां पर वायु दाब उच्च होगा तो वहां पानी नीचे क्यों बैठ जाएगा? नीचे क्यों बैठ जाएगा ना। जहां पर वायु दाब उच्च होगा वहां पर पानी नीचे क्यों बैठेगा? जहां पर वायु दाब कम होगा वहां पर पानी ऊपर क्यों रहेगा? हल्का रहेगा। इसलिए अब जल किधर से किधर चलेगा? न्यून वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर। तो यहां आप लिख सकते हैं कि धाराएं किधर से किधर चलेंगी? न्यून वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर, उच्च वायु दाब की ओर। यानी महासागरीय धाराएं किधर से किधर चलती हैं, नोट कर लीजिएगा साथ साथ। न्यून वायु दाब से चलेंगी, लेकिन किधर चलेंगी? उच्च वायु दाब की ओर चलेंगी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट इसका कारक आता है सनातनी हवाएं। यानी अपन पढ़ते हैं व्यापारिक पवन वगैरह, पछुआ पवन वगैरह, इनसे भी क्या होता है, ये जो धाराएं हैं ये प्रभावित होती हैं। तो नीचे आप लिख सकते हैं व्यापारिक पवन व पछुआ पवन से भी महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं। चलो ये भी कारण हो गया। उसके बाद एक कारण आता है वाष्पीकरण। अब आप कहेंगे वाष्पीकरण से किस प्रकार प्रभावित होगी भाई साहब? वाष्पीकरण जहां ज्यादा होगा, वाष्पीकरण जहां ज्यादा होगा वहां पर जल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जहां वाष्पीकरण कम है वहां जल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उच्च वाष्पीकरण वाले, ध्यान देना मेरी बात पर, उच्च वाष्पीकरण वाले जो स्थान है उनकी तरफ पानी आएगा न्यून वाष्पीकरण वाले स्थानों की ओर। लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, कई बार तापमान वाला फैक्टर है वो ज्यादा काम कर जाता है और जल हल्का होकर उधर गति कर जाता है। ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं इधर वर्षा लिखो सीधा। वर्षा में अधिक वर्षा से न्यून वर्षा की ओर, अधिक वर्षा से न्यून वर्षा की ओर। यानी अधिक वर्षा से न्यून वर्षा की ओर महासागरों का तरीका कर जाता है, गति कर जाता है। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हैं कि धाराएं जो होती हैं इनकी दिशाओं में परिवर्तन क्यों आता है, कैसे आता है, ये आपको ध्यान देना है। तो लिख सकते हैं धाराओं की दिशा में परिवर्तन। नया आप हेडिंग डालेंगे, धाराओं की दिशा में परिवर्तन क्यों होता है। नंबर 1 पे बात आती है तट की दिशा व आकार। तट की दिशा व आकार, इसके कारण हो जाता है तट से टकराना। तट का किस प्रकार से आकार है, धाराएं दो भागों में बट जाएंगी, ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं जैसे हिंद महासागर के उत्तरी भाग में, जैसे हिंद महासागर के कौन से भाग में? उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में। यानी हिंद महासागर वाला जो उत्तरी भाग है वहां पे ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे मानसूनी हवाएं हैं, ये भी इनकी दिशा में परिवर्तन कर देती हैं और उत्पत्ति में भी सहायक होती हैं। उसके बाद बात कर सकते हैं कि महासागरीय तली की आकृतियां, महासागरीय तली की आकृतियां ये भी प्रभावित करती हैं। महासागरीय तली की आकृति के बाद में महाद्वीपों का आकार, महाद्वीपों का आकार, ये भी धाराओं को कई बार आगे पीछे, मतलब जैसी दिशा होनी चाहिए वैसी दिशा ना होकर दूसरी दिशा से धाराएं चल पड़ती हैं। उसके बाद में बात करते हैं और क्या क्या है, और कोई विशेष बात है नहीं। तो आप इसको कह सकते हैं कि महासागरों की जो धाराएं हैं इनकी उत्पत्ति के ये कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। और महासागर की धारा जिस तल पे प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, ये लिख देता हूं मैं, उसे फेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंच कहते हैं। प्रश्न आ गया कि फेंच क्या है, यानी वह तल जिस पर महासागरीय धारा प्रवाहित होती है, महासागरीय धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? फेंच कहते हैं, फेंच। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगली बात आती है क्या है, सनातनी हवाएं होगी, वर्षा होगी। अब बात करेंगे एक एक महासागर की धाराओं के बारे में, कौन से महासागर में कौन सी धारा चलती है इनकी अपन चर्चा करें। तो यहां आपको ध्यान देना चाहिए साथियों कि ये एक क्या है, इधर से अपन देखते हैं तो ये भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। जानते हैं अपन इसको, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के अब गौर करते जाना, मैंने भी एक बात कही थी। क्या कही थी? बात ये कही थी कि भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम की ओर जल है वो गति करता है। भूमध्य रेखा पर पूर्व से पश्चिम की ओर जल क्या करता है? गति करता है। जब ये जल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेगा तो करेगा भाई क्या करें, ऐसे ये जल गति कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर भी गति कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अब ये यहां जो गति की इसने भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसे नाम क्या दिया जाएगा? उत्तर विषुवत रेखीय धारा। क्या नाम दिया गया? उत्तर विषुवत रेखीय धारा। और इसे दक्षिण में नाम दे दिया गया दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। अब ये तो बताने की शायद आपको आवश्यकता नहीं होगी कि ये धारा गर्म है क्योंकि भूमध्य रेखा से चली है। कहां से चली? भूमध्य रेखा से।
और ये भी आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक बात है। अब ये जल टकराकर इस प्रकार से आए, ऐसे बोलो कौन से तट के सहारे सहारे आ रही है, तो मित्रों ये आ रहा है ब्राजील तट के सहारे सहारे। तो इस धारा का नाम पड़ गया ब्राजील की धारा, मैं लिख देता हूं, इस धारा का नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ब्राजील धारा, ठीक बात है। अब ब्राजील के पास जैसे ही ये जल पहुंचा, वैसे ही नीचे से एक जल मिला, जल राशि आई, ये कौन से द्वीप के पास से आई है, तो अपना उत्तर बनेगा साथियों, ये फॉकलैंड के पास से आई है, तो इस धारा का नाम हो गया फॉकलैंड की धारा। चलो बहुत अच्छी बात है, दोनों धाराएं मिलेंगी और जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां पर मत्स्य पालन की अनुकूल दशाएं विकसित होती हैं, मछलियों का भोजन प्लैंक्टन अच्छे ढंग से विकसित होता है, वो एक अलग बात है, जहाजों के लिए रुकावट का काम करती है, दोनों मिली। अब जब आप कभी विश्व में पवन तंत्र पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि इधर पछुआ पवनें चलती हैं और इन पछुआ पवनों के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, पछुआ पवनों के प्रभाव से ये इधर से जल राशि चल पड़ी और इसका नाम यहां रख दिया जाता है, क्या रख दिया जाता है, इसका नाम रख दिया जाता है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। क्या रख दिया गया, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह या फिर पछुआ प्रवाह। ये धारा भी कैसी है, तो अपना उत्तर बनेगा ये धारा भी ठंडी ही है, ठंडी है। और ये धारा अब टकराएगी, किससे टकराएगी, अफ्रीका के तट से टकराएगी और इस प्रकार ये धारा ऊपर की ओर चली जाएगी और यहां इस धारा का नाम क्या हो जाएगा, तो अपना उत्तर आएगा, इस धारा का नाम हो जाएगा बेंगुला की धारा। क्या हो जाएगा इस धारा का नाम, तो अपना उत्तर आएगा, इस धारा का नाम हो जाएगा बेंगुला की धारा। इधर लिख देता हूं मैं, ये हो गई बेंगुला की धारा। अब आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से भी तो एक ही महासागर पड़ा, याद हो जाएंगी सारी चीजें। भाई फॉकलैंड द्वीप का पता है तो फॉकलैंड धारा याद होगी, ब्राजील देश का पता है ब्राजील याद होगी, अटलांटिक के दक्षिण में तो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह हो गया, बेंगुला की धारा बेंगुला हो गया। अब विश्व के दक्षिण में तो दक्षिण विश्वोत्तरी की धारा, विश्व के उत्तर में तो उत्तर विश्वोत्तरी की धारा। कहां दिक्कत आ रही बताओ आप मुझे, याद हो जाएंगे, चिंता नहीं कर। अब ये इधर से उत्तर विश्वोत्तरी की धारा भी और उत्तर विश्वोत्तरी धारा जैसे ही अमेरिका के तट के पास जाती है, इसके यहां दो तीन शाखाएं बन जाएंगी, एक का नाम हो जाएगा एंटीलीज की धारा, एक का नाम हो जाएगा फॉकलैंड की धारा, यानी यहां दो धाराएं बनेंगी। कौन कौन सी दो धाराएं बनेंगी मैं यहां लिख देता हूं। एक धारा यहां बन रही है जिसका नाम है एंटीलीज की धारा, एंटीलीज की धारा, एंटीलीज धारा। और यहां दूसरी जो धारा बन रही है इसका नाम आता है मित्रों फ्लोरिडा, फॉकलैंड फ्लोरिडा की धारा, मिलता जुलता नाम है, फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा, फॉकलैंड नहीं भैया ना। अब ये फ्लोरिडा की धारा भी गर्म है, एंटीलीज की धारा भी गर्म है। ये जल पहुंचता है गल्फ की, आपकी मैक्सिको की गल्फ में या कहे मैक्सिको की खाड़ी में, और मैक्सिको की खाड़ी में अब ये जल बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ये जल ज्यादा हो जाएगा इतना, तो एक बड़ी जलराशि है ये इस प्रकार गति करेगी, लगभग अपन कहे 45 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक ये आपका जल गति करेगा। और इस गति करते हुए जल को मित्रों यहां नाम दे दिया जाएगा गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम दे दिया जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम नाम क्यों दिया, गल्फ का मतलब तो हो गया यहां खाड़ी है, स्ट्रीम का मतलब बड़ी जलधारा, नाम क्या मिल गया, गल्फ स्ट्रीम। यानी विश्व में जितने भी महासागरीय जलधाराएं हैं इनमें सबसे लंबी जलधारा यही है, नाम क्या हुआ इसका, गल्फ स्ट्रीम हुआ। चलो बहुत अच्छी बात। अब गल्फ स्ट्रीम के बाद में अपने को एक बात याद रखनी है, इधर से लेब्राडोर सागर है, अभी जानते हैं, और ये महासागर का ठंडा जल इधर आता है और ये दोनों जलराशियां आपस में मिलती हैं। मिलने से पहले आप एक बार ये जरूर डिसाइड कर लें कि ये भाई साहब कौन सी जलराशि है। ये आ रही है लेब्राडोर सागर से, तो इस धारा का नाम हो गया लेब्राडोर धारा, और दोनों यहां मिलती हैं और मत्स्य पालन की अनुकूल दशा यहां पैदा होगी। दोनों धाराओं के मिलन बिंदु पर ग्रांड मत्स्य बैंक बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब, तो ध्यान देना मेरी बात पर, यहां बनेगा ग्रांड मत्स्य बैंक। बोलो क्या बना, यहां पे बना ग्रांड मत्स्य बैंक। तो साथियों गौर करना, याद रखेंगे यहां क्या बन गया, ग्रांड मत्स्य बैंक बना, जो विश्व के बड़े मत्स्य बैंकों में से एक है। कहां बना, न्यू फाउंडलैंड के पास। और कौन सी दो धाराओं के मिलने से बना, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। कौन सी दो धाराओं के मिलने से बना, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धाराओं के मिलने से ये बनता है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद सुनिएगा, जैसे ही ये दोनों धाराएं मिलती हैं, दोनों धाराओं के मिलने के बाद में गल्फ स्ट्रीम अभी ठंडी नहीं हुई है, ये अभी गर्म ही पड़ी है, और ये गर्म गर्म जल इधर इस प्रकार से मोमेंट करता है। अब मेरी बात पे गौर करना, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है, ये तो ठंडा हो गया था क्योंकि ब्राजील की धारा यहां पहुंचते पहुंचते ठंडी होगी, लेकिन गल्फ स्ट्रीम अभी गर्म है, इसलिए ये पानी अभी ठंडा नहीं हुआ है, ये पानी अभी ठंडा नहीं हुआ। और ये पानी यहां तटों से टकराएगा और टकराने के बाद एक धारा इधर चली जाएगी, एक धारा इधर चली जाएगी, और यहां पर एक धारा इधर आ जाएगी, फ्रांस की तरफ आ जाएगी, बिस्के की खाड़ी की तरफ, और तीन धाराएं बन जाएंगी। याद रखिएगा, एक बनती है इरमिंगर की धारा, ये भी कैसी धारा है, गर्म धारा। इरमिंगर की धारा के बाद में एक बनेगी नॉर्वे की धारा, ये भी भाई साहब कैसी धारा है, गर्म। नॉर्वे की धारा के बाद में एक धारा बनेगी रेनले की धारा। आपसे पूछे ये भी कैसी धारा है, गर्म, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही क्या है, ये उत्तर अटलांटिक प्रवाह के भाग हैं। किसके भाग हैं, उत्तर अटलांटिक प्रवाह के भाग हैं। और ये जो मैंने बताया आपको भी, इसे नाम देंगे उत्तर अटलांटिक प्रवाह। बोलो कैसी धारा, आप कहेंगे गर्म धारा। उसके बाद याद रखना कि एक जलराशि ग्रीनलैंड की तरफ से आएगी, इसे नाम दिया जाएगा ग्रीनलैंड की धारा। और ये ग्रीनलैंड की जो ठंडी जलधारा है ये आएगी और ब्रिटेन वाले तटों पर आके इसमें मिलेगी, यहां फिर मत्स्य बैंक बनेंगे और फिर यहां मछलियों का उत्पादन होगा। अब ये जो रेनले की धारा है जैसे ही आगे पहुंचती है कनारी द्वीपों के पास में, तब ये अपनी गर्मी खो चुकी होती है और इस धारा का नाम हो जाता है कनारी की धारा। आपसे ये पूछा जाए कनारी की धारा गर्म है या ठंडी, अपना उत्तर बनेगा कनारी की धारा ठंडी है। इस मैप में जहां आपको ये लाइन मिल रही है उसका मतलब धारा कैसी है, ठंडी है। जहां इस मैप में आपको ये नीली लाइन मिल रही है आप समझेंगे ये धारा कैसी है, गर्म है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। सुन,
अब विषुवत रेखा के पास से चला, नाम पड़ गया उत्तर विषुवत दक्षिण विषुवत। अब सुनना, यहां आकर ये जल फिर टकराएगा और टकराने के बाद एक धारा ऐसे चलेगी, वापस से चलेगी। अब विषुवत रेखा धारा जो चल रही है उनके उल्टी धारा चलेगी और इस धारा को मित्रों नाम दिया जाएगा प्रति विषुवत रेखीय धारा। कौन सी धारा नाम दिया जाएगा? प्रति विषुवत रेखीय धारा, जो भी गर्म धारा है। फिर इधर चले ब्राजील गर्म धारा, नीचे से फॉकलैंड ठंडी, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, फिर बंगाल की धारा, ऊपर चले तो पहले आपका एंटीलिस फ्लोरिडा, फिर आगे गई आपका गल्फ स्ट्रीम, फिर उत्तर अटलांटिक प्रवाह, ऊपर से गई लेब्राडोर, इधर से आई ग्रीनलैंड की, इधर गई यूनिंगर की, नॉर्वे की, फ्रांस के पास विस्के की खाड़ी में रहने लगी और फिर नीचे आते आते होगी कनारी की। कैसी धारा है? ठंडी। मुस्कुराइए, आप महासागरीय धाराएं पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रथम प्रयास में याद नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे ढंग से धाराएं आपको याद हो जाए। तो एक बार बात देख सकते हैं, तब तक के लिए थोड़ा मैं चाहता हूं देख लीजिएगा फटाफट से, जल्दी से देखिएगा भाई साहब। उसके बाद अपन लोग चर्चा करेंगे प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं चलती हैं उनकी, ठीक है? हाँ जी, सेम यही कहानी है, यही मुद्दा है, कोई यहां परिवर्तन नहीं है मित्रों। परिवर्तन केवल इतना ही है कि आप ध्यान देंगे बस, है ना? इधर से आपको पता है एक रेखा गुजरती है और इस रेखा को साथियों नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा नाम दिया जाता है? तो अपना उत्तर आएगा, इसे नाम देते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के उत्तर में धारा चलेगी, वही अभी वाली बात। भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर कोई धारा चल रही है उसे नाम क्या मिल जाएगा? उत्तर विषुवत रेखीय धारा। और दक्षिण में चल रही है, नाम मिल जाएगा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। अब सुनना साथियों, यहां एक एक बात है वो बड़ी काम की है और ध्यान से आप देखते चलेंगे कौन सा कलर सेट बैठेगा इसके ऊपर। ये सही बैठेगा। हाँ देखिएगा, अगर विषुवत रेखा के ऐसे चली धारा, ऐसे ऐसे एक जल धारा ऐसे चली, अब दक्षिण में चल रही है तो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा उत्तर में चलेगी, उत्तर विषुवत की। इसके बाद ये जल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर चल के आया। अब आपको पता है जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आएगा तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। बोलो क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो गया भाई साहब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। अब मुझे ये बता दो, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये गर्म है या ठंडी है? तो भाई साहब ये गर्म ही होगी ना, क्योंकि विषुवत रेखा वाले का ही तो भाग है। लेकिन क्या हुआ, इसी दौरान इधर से एक जल आ गया और ये इस प्रकार गति करने लग गया, इसे नाम दे दिया गया दक्षिण प्रशांत प्रवाह है। क्या नाम दे दिया गया? दक्षिण प्रशांत प्रवाह है। और दक्षिण प्रशांत प्रवाह क्या है? अपन कहेंगे ठंडा। दक्षिण प्रशांत प्रवाह क्या ठंडा? चलो ठीक है। इसके बाद ये जल इधर से फिर गति करने लगा और अब की बार याद रखें इसका नाम पड़ गया हमबोल्ट की धारा। कौन सी धारा पड़ गया? हमबोल्ट की धारा। हमबोल्ट की धारा। आपसे ये पूछे हमबोल्ट की धारा कैसी है, अपना उत्तर बनेगा हमबोल्ट की धारा ठंडी धारा है। इधर से देखा दक्षिण प्रशांत प्रवाह है, इधर से हमबोल्ट की धारा कैसी है? ठंडी है। दक्षिण प्रशांत प्रवाह कैसा? ठंडा है। लेकिन दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कैसी है? तो अपना उत्तर आएगा गर्म है। ये भी कैसी है? गर्म है। आगे बात समझ में? यहीं पे मैं दो चीजों लिख देता हूं। एक तो आप पढ़ेंगे अल नीनो की धारा, ज्यादा इसके ऊपर चर्चा मानसून में होगी। अल नीनो की धारा ये कैसी जल धारा है? गर्म है। कौन से महासागर की है? प्रशांत की। एक मित्रों आती है ला नीनो की धारा, ये कैसी धारा है भाई साहब? तो याद रखेंगे ला नीनो की धारा है ठंडी। चलो भाई साहब हो गया। अल नीनो की धारा गर्म है, ला नीनो की धारा कैसी है? ठंडी है। हमबोल्ट की धारा कैसी है? ठंडी है। दक्षिण प्रशांत प्रवाह के साथ ठंडा है। फिर आगे अपन ने बात की कि उत्तर प्रशांत के अंदर कौन कौन सा जल है वो गति करेगा। इसे तो अपन ने उत्तर विषुवत की धारा नाम दे दिया, लेकिन जैसे ही ये पानी इधर गया ना, अब इसके अलग अलग नाम हो जाएंगे। एक जल राशि इधर पीले सागर की ओर चली जाएगी, एक जल राशि जापान के पूरब की ओर प्रवाहित होने लग जाएगी। अब सुनना, जो जल राशि जापान के पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है उसे नाम दिया गया है क्यूरोशिवा जल धारा। जिस प्रकार अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम है, यहां पे भी पढ़ा था मैंने, जैसे अटलांटिक महासागर में यहां पढ़ के आए थे अपन गल्फ स्ट्रीम, उसी प्रकार से यहां कौन सी है? क्यूरोशिवा धारा। और क्यूरोशिवा धारा का ही एक हिस्सा है सुसीमा की धारा। ध्यान देंगे मित्रों, अभी अपन चर्चा करके आए थे पीला सागर की। एक इस क्यूरोशिवा तंत्र का जल पीले सागर की ओर गया, जापान के पश्चिम की ओर बहने लगा, इसे नाम मिला सुसीमा धारा। एक जापान के पूर्व की ओर बहने लगा, इसे नाम मिला क्यूरोशिवा धारा। ये जल धारा चलती रही आगे, ये जल धारा आगे चलती रही और इसी दौरान इसमें पानी आके मिल गया ऊपर से ठंडा कूल कूल। और इस पानी का नाम याद रखेंगे, ये है आयोशिवा की धारा। बोलो कौन सी? ये है क्यूरोशिवा, ये है आयोशिवा। एक आएगी ओखोटस्क की धारा, यानी दो धाराएं आएंगी, ये दोनों ही ठंडी हैं। एक का नाम है ओखोटस्क की धारा और एक का नाम है मित्रों आयोशिवा की धारा। आयोशिवा की धारा। एक धारा का नाम क्या? ओखोटस्क की धारा। एक धारा का नाम क्या है? आयोशिवा की धारा। अब सुनिए, इसके बाद में अब ये मिली तो जैसे प्रशांत के दक्षिण में प्रवाह है उसी प्रकार प्रशांत के उत्तर में भी प्रवाह हुआ, लेकिन अभी ये जल राशि गर्म ही है, इसलिए याद रखना इसे कहते हैं उत्तर प्रशांत प्रवाह। अभी उत्तर प्रशांत प्रवाह का कुछ भाग है ये इधर जाता है, जिसे हम कहते हैं अल्यूसियन की धारा, अलास्का की धारा। याद रखेंगे अल्यूसियन की धारा, अल्यूसियन की धारा। ये धारा कैसी है? तो अपना उत्तर आएगा अल्यूसियन की धारा है, ये गर्म जल धारा है। अल्यूसियन की धारा कैसी है? तो अपना उत्तर आएगा अल्यूसियन की धारा है, ये गर्म धारा है। जबकि यहीं पे एक धारा आएगी अलास्का की धारा, ये भी कैसी है? गर्म। ये इसी के भाग है। फिर ये पानी किधर आया? फिर ये पानी किधर आया? नीचे आते आते ठंडा हो गया। जैसा कि मित्रों अपन ने पढ़ा था, ये कैलिफोर्निया है। ये क्या है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया के आधार पे अपन इस धारा को नाम दे देंगे कैलिफोर्निया की धारा। और ये जो कैलिफोर्निया की धारा है, इस कैलिफोर्निया की धारा के बाद में आपको एक बात याद रखनी है कि ये कैसी जल धारा है? तो अपन कहेंगे कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जल धारा है। कैसी जल धारा? ठंडी। याद रखिएगा, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है। बात करेंगे अल्यूसियन, अलास्का गर्म है। आयोशिवा और आपके ओखोटस्क की धारा कैसी? ठंडी है।
इधर से नीचे दक्षिण प्रशांत प्रवाह ठंडा है, हमोल्ट की धारा ठंडी है, अल नीनो ला नीनो ये भी धाराएं कैसी हैं, अल नीनो गर्म और ला नीनो ठंडा। एक प्रतीक यूरोसिवा भी चलती है, वो अपने ज्यादा कम की है नहीं। ये थी प्रशांत महासागर की धाराएं। अब गौर करना, ये बीच में चलेगी जिसे कहेंगे प्रति विश्वत रेखीय धारा। ये भी कैसी होगी, ये भी गर्म जल धारा ही होगी। फटाफट से देखिएगा फिर आगे चलते हैं। हाँ जी चलें आगे चल। अब बात आती है कि हिंद महासागर में धाराएं कौन सी चलती है। साथियों गौर करेंगे, हिंद महासागर में भी वही बात आएगी, अलग थोड़ी ना आएगी। इधर से एक जल राशि का नाम है अपने रेखा गुजरती है, और इस रेखा को साथियों क्या नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में आएगा उत्तर विश्वत रेखीय धारा, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में है तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिण विश्वत रेखीय धारा। उत्तर में तो नाम क्या हुआ, उत्तर विश्वत रेखीय धारा, दक्षिण में तो नाम क्या हुआ, दक्षिण विश्वत रेखीय धारा। चलो बहुत अच्छी बात। तो ये जल है, ये इधर से चला ऐसे, एक जल इधर से चला ऐसे, दोनों के नाम हो गए उत्तर विश्वत रेखीय धारा, दक्षिण विश्वत रेखीय धारा। अब ये पानी इधर आया, इधर आके एक जल राशि इधर घूमी, एक इधर घूमी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो इधर है मेडागास्कर के पूरब की तरफ है, इसका तो नाम हो गया मेडागास्कर धारा, मेडागास्कर धारा। और एक धारा इधर है, इसका नाम हो गया अगुलहास की धारा। तो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं दोनों ही हिंद महासागर की धारा, एक का नाम मेडागास्कर धारा, एक का नाम अगुलहास धारा। यहां आते आते इन्होंने अपनी गर्मी खो दी, गर्मी खो दी भाई साहब, ऐसे चल पड़े। और आपको पता है ऐसे जब ये चलेंगी, इसका नाम हो जाएगा दक्षिण हिंद महासागर प्रवाह, ठंडा। फिर इधर ऑस्ट्रेलिया के सारे ऊपर बढ़ा, इसका नाम हो जाएगा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा। देखो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में भी धारा है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में गर्म थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जो है वो कैसी है, ये ऑस्ट्रेलिया गया हिंद महासागर में, पश्चिम वाली कैसी ठंडी है, वापस से ये चल गया। ये तो वहां सामान्य तंत्र। अब मित्रों यहां दो चीजें याद रखनी आपको, एक तो गर्मी में, ग्रीष्म काल में इसमें धाराएं चलती हैं ऐसे, ऐसे चलेगा, इसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा, ये गर्मियों में चलेगी। जबकि बात करेंगे अपने सर्दियों के अंदर इस प्रकार से धारा चलेगी, इसे नाम देंगे उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा। ये कौन सी ऋतु में चल रही है, तो अपना उत्तर आएगा सर्दियों में, शीत ऋतु में चलेगी। और गर्मी के अंदर जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून धारा चलती है, उस टाइम उत्तर विश्वत रेखीय धारा विलुप्त हो जाती है। तो आप नए पेज पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हिंद महासागर के उत्तरी भाग में महासागरीय धाराएं मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है। उसके बाद नंबर 2 पे आप लिख सकते हैं, इसे में मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है। ग्रीष्म काल में इस महासागर में, हिंद महासागर में उत्तर विश्वत रेखीय धारा एवं प्रति विश्वत रेखीय धारा, उत्तर विश्वत रेखीय धारा और प्रति विश्वत रेखीय धारा, ये धारा विलुप्त हो जाती है, याद रखनी है ये बातें, ठीक है, कि ग्रीष्म काल में हिंद महासागर में उत्तर विश्वत रेखीय धारा एवं प्रति विश्वत रेखीय धारा क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। आज की क्लास इतनी काफी है, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।